Hello friends, ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties. Welcome back to your beloved platform KPUPSC। तो KPUPSC में हम काम करते हैं फ्रेंड्स मेनली दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो इट इज़ नॉट लाइक अ कमर्शियल कोचिंग, इट इज़ अ सेल्फ स्टडी गाइड जो उनके लिए बेनिफिशियल है। कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं टाइम फैक्टर की वजह से, डिस्टेंस फैक्टर की वजह से या फिर मनी फैक्टर की वजह से, प्लस उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल होगी जो कि कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं। तो इस लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट कि द परफेक्ट प्लान फॉर यूपीएससी 2018। सो वी आर स्टार्टिंग अ फ्रेश एंड अपडेटेड गाइडेंस सीरीज यूपीएससी 2018 के लिए। तो बिफोर स्टार्टिंग आई विल एज्यूम 2-3 थिंग्स। वन, आप सब स्मार्टफोन चलाते हो। दूसरी चीज़, आप सब बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो। तो कहने का सेंस ये है कि आप सब लोग बेसिक इंग्लिश समझते हो। इसमें जो छोटी मोटी इंग्लिश है उतनी आपको समझनी पड़ेगी और बेसिक हिंदी भी आप समझते ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप kpupsc.co वेबसाइट ओपन करोगे तो उसके होम पेज पे आपको 2 लाइन लिखी हुई दिखेंगी। पहली लाइन एक क्वेश्चन पूछती है कि वाई नो प्लान बी शुड बी द ओनली प्लान। दैट इज़ अ वेरी परफेक्ट क्वेश्चन। इसमें स्पेशली ये मेरा खुद का डिलेमा है कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी द ओनली प्लान, ऐसा क्यों हो। तो उसका आंसर दिया है वहीं सेकंड लाइन में। यूएन एसडीजी समिट हुई थी सितंबर 2015 में, न्यूयॉर्क में हुई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए 17 गोल्स बनाए गए थे। तो एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा जो सस्टेन करे लॉन्ग टर्म में। तो बान की मून जो यूएन के डायरेक्टर जनरल हैं, तो उन्होंने बात की थी देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज़ नो प्लेनेट बी। तो सेम चीज़ आपको यूपीएससी के लिए लेके चलनी है और लाइफ में भी फॉर एवरीथिंग दिस शुड बी द लाइन फॉर योर लाइफ। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस से। हमेशा हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ करने से सक्सेस मिलती है। तो यूपीएससी के लिए ओनली फर्स्ट एंड ओनली रूल, व्हाट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली रूल, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। तो यूपीएससी के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई और भी हो जाता है, क्या नहीं करना है के साथ साथ क्या नहीं भी पढ़ना है। ये टैगलाइन है, इसको आप प्रिंट लेके अपनी दीवार पे, अपनी छाती पे, जहाँ चाहो वहाँ चिपका लो। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। दिस वन इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है। तो एक आजकल एक फैशन चला है यूपीएससी का, लेटेस्ट फैशन, दैट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया कैंपेन मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उन्होंने लॉन्च किया था। बहुत सारे कैंपेन थे, तो उसमें इंडिया को डिजिटल बनाना एक टारगेट था। तो बाकी कुछ चीज़ डिजिटल हुई या नहीं हुई, यूपीएससी की कोचिंग तो डिजिटल हो गई। तो सबसे पहले यूट्यूब पे टॉपर्स दिखने स्टार्ट हो गए। तो टॉपर स्टॉक, लोग घंटों टॉपर स्टॉक सुना करते हैं। टॉपर्स बताते हैं कि उन्होंने कैसे टॉप किया, उनकी स्ट्रेटजी कैसे थी। कोई 25 आवर्स पर डे भी पढ़ता है। कैसे पूछो, बताऊंगा कभी। 25 आवर्स पर डे कैसे पढ़ा जाता है। कोई 3 घंटे में भी काम चला लेते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी आप देखोगे, किन्हीं भी 2 टॉपर्स की स्ट्रेटजी इन जनरल बहुत डिफरेंट होती है। फिर भी रैंक 1 और रैंक 2 होते हैं, हो सकता है उनके मार्क्स बराबर हों, तब भी किसी और रीज़न की वजह से दोनों की रैंक्स अलग हों। तो इस चीज़ में एक नया फैशन चला है। फिर दूसरा फैशन, कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, ये भी यूट्यूब पर पाए जाते हैं। तो ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन आपको ऐसी सलाह देते हैं कि हाउ टू डू। जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू रीड द हिंदू। हिंदू कैसे पढ़ने के लिए आपको 100+ वीडियोस मिल जाएंगे। आप जस्ट ये लाइन डालो हाउ टू रीड द हिंदू, आपको तुरंत ये लाइन मिल जाएगी। फिर कुछ एनालिस्ट होते हैं, ये बाबा की घुट्टी बेचा करते हैं, ये भी यूट्यूब पर ही पाए जाते हैं ज़्यादातर, और भी कुछ और वेबसाइट पर भी मिलते हैं। तो बाबा की घुट्टी ऐसे बताते हैं 30 दिन में आईएएस बनिए। जैसे अच्छा तो ऐसे बनते हैं आईएएस, कोई लिखेगा आईएएस बनना इतना आसान, सोचा भी नहीं था। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो ये भी आजकल नया फैशन है। फिर फैशन, कुछ मोटिवेशनल गुरुज होते हैं, ये क्या है, मोटिवेट करते हैं। ये भी यूपीएससी पर पाए जाते हैं, यूट्यूब पर पाए जाते हैं। ये क्या है, कुछ पढ़ाते लिखाते तो है नहीं, सिर्फ ज्ञान दिया करते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, सही में कैसे करना है करके नहीं दिखाएंगे। तो इनसे भी आपको बच के रहना है, ये भी नया फैशन है। ओके। फिर होते हैं यूट्यूब क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस। तो इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं।
एक टॉपिक के लिए आपको 10 टाइप ऑफ लेक्चर मिल जाएंगे। तो बेटर ये है कि डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन मत करो, एक लेक्चर उठाओ, उसमें हम बात करते हैं आगे। फिर इस पूरे फैशन के चक्कर में होता क्या है कि लोग यूपीएससी का जो स्टैटिक पार्ट है, लाइक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, या अपने ऑप्शनल की बेसिक बुक्स, वो छोड़ देते हैं और करंट अफेयर्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। तो यहाँ पे आई विल जस्ट टेल वन थिंग कि यूपीएससी इज़ वेरी मच अनकन्वेंशनल, हर साल चेंज होती है, अपने आप को हर साल चेंज करती है, आगे डिस्कस करते हैं कैसे। बट इट इज़ वेरी मच फंडामेंटल ऑल्सो। 2017 प्रीलिम्स, इसका पेपर लोगों को बहुत टफ लगा, धुआं धुआं हो गई पेपर के बाद, लेकिन जब आप देखोगे तो पेपर वाज नॉट टफ, एक्चुअली इट वाज वेरी मच फंडामेंटल। दिक्कत क्या हुई थी कि लोग करंट अफेयर्स की तरफ भाग पड़े। तो आगे हम बात करेंगे क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। हम बात करते हैं कुछ ग्रेटेस्ट यूपीएससी ट्रैप्स की। तो सबसे बड़ा ट्रैप तो खुद यूपीएससी है। पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि जो यूपीएससी में, वन सेकंड, पिछले कुछ सालों से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो यूपीएससी में जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल ऑप्शनल के आसपास होता है। तो कोचिंग में या टॉपर्स आपको अक्सर ये बताया करते हैं कि आपका स्टडी भी उस लेवल की होनी चाहिए या आपके आंसर भी उस लेवल के होनी चाहिए। तो दिस इज़ लाइक अ ट्रैप। आपको अपने स्टडी का लेवल जीएस के लिए और आंसर लिखने का लेवल अपने ऑप्शनल से तो सब ऑप्टिमल लेवल पर रखना है, थोड़ा नीचे ही रखना है, क्योंकि ऑप्शनल आपको ग्रेजुएशन कराता है आपके सब्जेक्ट में, डीप में स्टडी कराता है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज़, जनरल आपको मोटा मोटा हर चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये दो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैप्स आर देयर, वन इज़ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, दूसरा आर्ट एंड कल्चर। तो इन चीज़ों के लिए तो डिटेल में बात करेंगे। नथिंग इज़ एनफ फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स। तो ये इतने बड़े ट्रैप हैं, आप जितना इनके बारे में पढ़ोगे उतना इसमें डेप्थ में पढ़ते जाओगे, और आप कितना भी पढ़ लो एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि जो मैंने पढ़ा था कुछ आया नहीं। तो इनके लिए मोस्ट बेसिक आपके लिए एक टिप दूंगा मैं कि डू द बेसिक स्टडी ओनली, बेसिक सिलेबस कवरेज करो, जो आसान क्वेश्चंस हों, जो सब करके आ जाएं, वो ऐसा नहीं होने चाहिए कि आप नहीं कर पाओ। फिर एक और चीज़ होती है, दैट वन क्वेश्चन 2016 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये एक मूवी थी। तो उसके बाद कुछ लोगों ने सही किया, कुछ लोगों ने गलत किया, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में ट्रेंड चल पड़ा कि सब लोग मूवीज़ रटने पड़े। अब पूछो मार्केट कौन सा है, ये स्टॉक मार्केट तो नहीं है। मार्केट की जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स यूपीएससी मार्केट, करोल बाग मार्केट, कोचिंग मार्केट और इसके स्टूडेंट्स। तो इस मार्केट की हम और बात करते हैं, ट्रैप ऑफ कोचिंग्स, ये दूसरा ट्रैप है। तो दैट इज़ मार्केटिज्म, बाजारवाद। सबसे पहली चीज़ होती है मटेरियल ट्रैप। कोचिंग क्या करती हैं, आपको अननेसेसरी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगी। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, अब है तो है, बट ये लोग आपको अपने नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। फिर कुछ अपने क्लास नोट्स उठाओगे, आप कुछ हैंडआउट्स उठाओगे, तो आपके पास मटेरियल, कोचिंग जब भी आप ज्वाइन करोगे या कोचिंग फॉलो करोगे तो अननेसेसरी नोट्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। फिर टॉपर्स ट्रैप। टॉपर्स क्या होते हैं, ये लोग जो माइक पे खड़े होकर बोल देते हैं, तो पूरे यूपीएससी मार्केट को ड्राइव करता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम देम ओनली, आप भी सीख सकते हो। लेकिन कोचिंग इस ट्रैप को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, यूटिलाइज़ करती हैं मार्केट चलाने के लिए, ये चीज़ आप भी समझते हो। जैसे एक टॉपर 5-6 कोचिंग का स्टूडेंट कैसे हो सकता है, अभी आप खुद ही डिसाइड करो। सो दिस इज़ अनदर ट्रैप कि कोचिंग, फिर कोचिंग के ट्रैप में एक बात आती है फ्रिंज क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने बात की थी मूवी की। तो कोचिंग उन चीज़ों को टेस्ट सीरीज़ में अनलिमिटेड क्वेश्चंस वैसे डाल देंगी, जैसे उस मूवी के बाद जो 2017 प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज़ बनी थी, बहुत सी टेस्ट सीरीज ऐसी थी जिन्होंने नेम्स, नंबर्स, ये सब चीज़ें बिल्कुल रगड़ डाली। फिर टेस्ट सीरीज़ का ट्रैप क्या है, प्री के लिए अलग टेस्ट सीरीज़, प्री में भी सीसेट के लिए अलग टेस्ट सीरीज़, जीएस के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए अलग, एसए के लिए अलग, ऑप्शनल के लिए अलग। तो टेस्ट सीरीज़ में आपको उलझा देते हैं, पढ़ोगे कब। खैर और बात करते हैं और क्या क्या ट्रैप होते हैं यूपीएससी के। मटेरियल कलेक्शन, ये तो वो है जो दूसरों से ड्राइव होके आप करते थे, जो अभी हमने बात की।
अब आप खुद भी इस ट्रैप में फंस जाते हो कि मैंने लक्ष्मीकांत तो खरीद ली, पॉलिटी हो गई, अब मुझे XYZ कोचिंग के नोट्स चाहिए या ऑनलाइन क्लास नोट्स चाहिए या मैं FDD बसु खरीद लूँ या कुछ और। तो आई विल टेल कि इसको भी अवॉइड करो। इस बार क्वेश्चंस डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से नहीं थे, लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी अच्छे से पढ़ी हो, समझी हो, तो आई थिंक 23 में से 21, 22 या 20 क्वेश्चंस करने काफ़ी आसान थे। फिर द हिंदू, 15 लाख एस्पिरेंट लगभग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मन में सोचते हैं कि हाँ मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, ये लोग फॉर्म भी नहीं भरते, ऐसे मिला के लगभग 20-25 लाख हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब कोई स्टार्ट करता है UPSC की तैयारी, तो मैं द हिंदू पढ़ रहा हूँ या आई एम रीडिंग द हिंदू। तो जब मैं द हिंदू पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इसका मतलब ये होता है, मेरे मन में ये बात चलती है कि मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, द हिंदू इज़ रीज़न ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ मोस्ट फेलियर्स। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो पता नहीं द हिंदू के पीछे क्यों परेशान होते हैं, क्यों? दैट इज़ अगेन रिलेटेड विद मार्केटिज्म। मार्केट में ये चीज़ फेमस है कि द हिंदू नहीं पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन द हिंदू से आते हैं, दैनिक जागरण से भी आते हैं और कन्नड़ एक्सप्रेस से भी आते हैं। तो एक अटैम्प्ट तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का द हिंदू खा जाता है। ये और कुछ ऐसे होते हैं जो द हिंदू के चक्कर में एक भी अटैम्प्ट नहीं दे पाते। 50-60% लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं। फिर होता है द ट्रैप ऑफ फ्री। तो बहुत सी चीज़ें हैं, फ्री कोचिंग मटेरियल, यूट्यूब के फ्री लेक्चर्स होते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज़। तो आप कचरा इकट्ठा करते रहते हो, उसका यूटिलाइजेशन कुछ होता नहीं है, और कहीं आप 2-3 के चक्कर में पड़ गए तो सपोज़ आप पॉलिटी के लिए 5 कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ कर लोगे और आपने बस पॉलिटी में ही परफेक्ट हो गए, बाकी चीज़ें छोड़ दी। तो द ट्रैप ऑफ फ्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप अगेन। फिर हम बात करते हैं द परफेक्शनिस्ट ट्रैप। आमिर खान क्या करता है, साल भर में एक मूवी लाता था, उसकी मूवी हिट होती थी। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मैं एक बार एग्ज़ाम दूंगा या मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, फुल फ्लैज प्रिपरेशन से पढ़ूंगा ना। वो टॉपिक कभी ख़त्म होता है। आमिर खान की तो एक मूवी आ ही जाती थी, कभी कभी वो भी फ्लॉप हो जाती थी, आपकी वो मूवी भी नहीं आ पाती है और आपके दूसरे आ भी नहीं पाते। UPSC में आपको एक क्वेश्चन नहीं करना होता है, आमिर खान नहीं हो। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन, अगर GS1 में है तो आपको 20 में से 20 या 18-19 अटैम्प्ट करने ही होंगे। देन अगेन बात करते हैं वोकेबलरी की। वोकेबलरी फोबिया होता है दोनों को, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को। और स्पेशली उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो काफ़ी ज़्यादा होता है जो एग्ज़ाम इंग्लिश में देते हैं, क्योंकि टूटी फूटी इंग्लिश लेके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं खुद हूँ, तो ऐसे मैंने भी स्टार्ट किया, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट द लिटरेचर एग्ज़ाम। आपको एक चीज़ बताऊं, अगर इस एग्ज़ाम के लिए ये 2-3 चीज़ें हैं, इसमें जो कोटेशंस लिखी हुई है ना, इस पूरी PPT में, प्रेजेंटेशन में, उन चीज़ों को आप गांठ बांध लो, अपने पास लिख के रख लो। सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। आप जितना सिंपल लिखोगे चीज़ों को, जितना सिंपली प्रेजेंट करोगे, उतना अच्छा है आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। जैसे आपने कोई टॉपिक बहुत टफ लैंग्वेज में लिख दिया, सामने वाला क्यों पढ़ेगा? हाँ, इतना आसान भी नहीं होना चाहिए कि छठी क्लास के स्टूडेंट की तरह लिखो। अब आपको लिखने को आ जाए कि काऊ पे ऐसे लिखो, तो काऊ इसका एक मुंह होता है, एक नाक होती है, 4 टांग होती है, 2 हाथ होते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आपको एक लेवल तो रखना पड़ेगा। तो UPSC खुद डिक्लेयर करती है कि हाँ, लेवल आपकी इंग्लिश का 10th 12th मैक्सिमम 12th लेवल होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ हिंदी में भी होती है। हिंदी में ऐसा नहीं कि आप हिंदी में माचिस लिखना हो तो आप दिया सलाई लिख दो, ट्रेन लिखना हो तो लौहपत गामनी लिख दो। भाई, सामने वाले को ज़रूरी नहीं कि पता हो इन चीज़ों का मीनिंग। आप न्यूज़पेपर में बहुत टफ आर्टिकल छोड़ देते हो ना पढ़ना, तो एग्जामिनर भी आपकी चीज़ें छोड़ देगा। आपके आंसर राइटिंग में फ्लो और कनेक्टिविटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि टफ वोकेबलरी। बिलीव मी, जैसे ही आप अपनी वोकैब को एक लेवल से ज़्यादा टफ करते हो, आपके मार्क्स प्लस के बदले नेगेटिव होते हैं। जो लोग कुछ भी थोड़ा बहुत अपने सीनियर्स को जानते हो, उनसे आप बात करके डायरेक्टली ये चीज़ जान सकते हो। हाँ, ऑप्शनल में तो आपको ऑप्शनल की वोकैब डालनी पड़ती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे टाइम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते रहते हैं। कोचिंग्स भी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराती हैं। यूट्यूब पे जितने लेक्चर सीरीज़ हैं, मैक्सिमम आपको प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं। मेंस के बारे में बहुत कम लोग हैं जो बात करेंगे। तो तैयारी क्या है, इट मस्ट बी इंटीग्रेटेड। प्री मेंस इंटरव्यू, एक्चुअली तैयारी मेंस की होती है, प्री की तो होती नहीं, ना ही इंटरव्यू की होती है। आपने अगर मेंस ठीक से तैयार कर लिया तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ जाता है। और मेंस में भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ऑप्शनल। तो सेम सेम चीज़ अप्लाई। अगर आपका ऑप्शनल तैयार है तो आपका मेंस तैयार है, अगर आपका मेंस तैयार है
तो आपका प्रीलिम्स अपने आप तैयार होगा। तो ऐसे ही एक लाइन थी जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोग हैं उन्होंने पढ़ी होगी, हु ड्राइव्स दिस पर्टिकुलर रीजन या हु लीड्स दिस पर्टिकुलर रीजन दे लीड्स द यूरेशिया एंड हु लीड्स यूरेशिया दे लीड्स द वर्ल्ड। तो ऐसे आपके लिए जो हु लीड्स द ऑप्शनल, जिनका ऑप्शनल पे कमांड है, दे लीड्स द मेंस, और हु लीड्स द मेंस दे विल ऑलवेज लीड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग प्रीलिम्स ऑल्सो। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ ट्रैप्स थे, व्हाट नॉट टू डू। ये वो चल रहा है जो अभी आपका यूपीएससी में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस और फेलियर। तो यहाँ पे अब और कुछ बात करते हैं कि द परफेक्ट डोंट्स, ऐसी क्या चीज़ें जो करनी ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ आती है ग्रुप स्टडी। 100 में से शायद ही 1% सक्सेसफुल हो पाते हो। तो आपका ग्रुप मैक्सिमम 2, 3 या वर्स्ट केस 4 का होना चाहिए, 4 लोगों का। आप ये चीज़ नोटिस करते हो, जैसे आपका 4 लोगों का ग्रुप होता है तो 2-2 के उसमें भी 2 ग्रुप हो जाते हैं। तो ग्रुप स्टडी तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होती, या फिर आप ग्रुप में फिर मूवी देखने जाते हो या फिर फालतू की चीज़ें डिस्कस किया करते हो। सोशल मीडिया, कुछ लोग पूरा का पूरा टाइम सोशल मीडिया पे देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे व्हेन आई यूज्ड टू रन माय पेज KPUPSC, तो वहाँ लोगों के नाम होते हैं IAS एस्पिरेंट, IAS ज्ञानी, IAS बाबा, IAS भगवान, ऐसे ऐसे नाम होंगे। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स, ब्लॉग्स ये सब ज्वाइन करते हो। फ्रेंड्स, फेसबुक या सोशल मीडिया आपको एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं कराएगा। एग्ज़ाम में एक चीज़ सेलेक्ट कराएगी जो है पढ़ाई, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। चाय पे चर्चा, मोदी PM बने थे चाय पे चर्चा को फेमस करा के। तो राहुल गांधी जब यूपी इलेक्शन थे या कोई इलेक्शन थे, उन्होंने कहा मैं खाट पे चर्चा करूँगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-2 घंटे चाय पिया करते हैं, डिस्कस किया करते हैं, चाय पे चर्चा कर करके टाइम वेस्ट किया करते हैं। कुछ लोग ये सब नौटंकी करते हैं। आई विल टेल कि भाई सैर शराबा, आउटिंग पार्टी, दारू वारू ये सब अवॉइड करो। आपको लाइफ, हेल्थ, टाइम, एवरीथिंग आपका वेस्ट करेंगे। फिर होती है करोल बाग बाजी। करोल बाग तो आपको पता होगा क्या होता है। करोल बाग मतलब यूपीएससी का मेन मार्केट। हर आदमी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, he or she is directly related or indirectly related to करोल बाग, और rather I will tell directly related। तो करोल बाग बाजी क्या होती है? ये होती है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, उस XYZ कोचिंग का टीचर कैसा है, वो उसकी रेटिंग कैसी है, र्यूमर्स। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सो दीज आर द परफेक्ट डोंट्स। फिर एक चीज़ आती है कि जो अभी इंग्लिश मीडियम के वाले 3 स्टार लगाए हुए हैं, हिंदी के लिए लिखा है अंग्रेजी बिल्कुल ही मत छोड़ दो, दिस इज़ द बेस। तो क्या होता है, कभी एक बार मैंने और सेम चीज़ डिस्कस की थी, वही वापस रिपीट करता हूँ। 3 टाइप के जेंडर हुआ करते हैं। पहले होते हैं इंग्लिश मीडियम, दूसरे होते हैं हिंदी मीडियम, और तीसरे होते हैं ना इंग्लिश ना हिंदी, ऐसे हिंदी वाले जो इंग्लिश में एग्ज़ाम दिया करते हैं। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की। ये ऐसे लोग होते हैं जो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक ग्रेजुएशन थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़े हुए होते हैं और हिंदी आती ही नहीं, तो बेटर पोजीशन में होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ऑब्वियसली चीज़ें पढ़ने में कम टाइम लगता है, एवरीथिंग इज़ देयर। बट जब आप सक्सेस और फेलियर रेट देखोगे तो ओवरऑल सिलेक्शन रेट तो ऐसे लोगों का 6-7% ही है। और जो हिंदी में फेल होने वाले लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये लोग होते हैं। और हिंदी में फेल हुए मतलब आपकी कॉपी ही बाकी सब्जेक्ट की चेक नहीं होती है, आपको बाकी में 0 मिलेगा। फिर दूसरा जेंडर होता है हिंदी मीडियम। सबसे ज़्यादा परेशान हुआ करते हैं क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। परेशानी का रीज़न है, बहुत से रीज़न है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। उसमें जो मेन रीज़न होता है दैट इज़ द इंग्लिश फोबिया। तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश बिल्कुल मत छोड़ दो, दिस इज़ द बेसिक्स। आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो, जो इस लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले मैंने बात की थी, आई विल एज्यूम 2 थिंग्स, कि आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते हो और स्मार्टफोन चलाते हो। तो बॉलीवुड मूवीज़ इंग्लिश में होती है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन जनरल हिंदी प्लस इंग्लिश। तो अब तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो आपको इंग्लिश पे थोड़ी बहुत कमांड मत करो, बट फोबिया इट शुड नॉट बी देयर। फिर तीसरे होते हैं हिंदी मीडियम वाले जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मैं। तो ये लोग क्या है, सबसे ज़्यादा परेशान घूमा करते हैं क्योंकि इनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हिंदू भी पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं, आई नेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं कुछ लोग। कई बार बहुत से लोगों का यही डिसीजन, यही डिलेमा रहता है कि मेरा मीडियम ऑफ एग्ज़ाम मैं इंग्लिश ले रहा हूँ या हिंदी ले रहा हूँ, तो ये सही या गलत। तो उस चीज़ का वेट भी नहीं करते कि ये तो मचवा के बाद पता चल ही ना जाएगा, नहीं। तो लेकिन एक चीज़ और है कि ऐसे लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। फिर एक चीज़ जिसे सबसे ज़्यादा अवॉइड करना होता है इस पूरे यूपीएससी में,
सीनियर ने तो ऐसा कहा था, सीनियर टोल्ड लाइक दिस। सो अटेंशन प्लीज फ्रेंड्स, यू आर नॉट हेयर टू बिकम अ सीनियर। आप यहाँ सीनियर बनने नहीं आए हो। 1 साल में 2 साल में जब भी आपका एग्ज़ाम निकले निकालो, चलते बनो, अदरवाइज लाइफ में और भी बहुत काम है, करो। सो दीज आर द परफेक्ट डोंट्स, यूपीएससी ट्रैप्स। आप इन चीज़ों को एक बार देख लो, और ये चीज़ें लगभग हर इंसान करता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है, और जो नहीं फंसते उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम ऑफ गाइडेंस फ्रेंड्स। अगर आपके पास गाइडेंस है तो आपके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 90% होती है, प्रोवाइडेड दैट कि आप सीरियस हो। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा होती है, प्रोवाइड देन एनीथिंग, आप सीरियस हो चाहे नहीं हो। चलो खैर, कुछ बात करते हैं द डूज। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। पहली चीज़, हाइबरनेट हो जाओ। हाइबरनेट को हिंदी में शायद शीत निद्रा कहते हैं, बाकी आई डोंट नो। हाइबरनेट क्या होता है। आपने पोलर बियर, अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की तो आपने कुंभकर्ण की स्टोरी सुनी होगी कि वो 6 महीने खाता था, सोता था, फिर सो जाता था। 6 महीने खाता था, फिर 6 महीने सोता था, फिर 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता, ऐसा कुछ था। तो इस चीज़ को हाइबरनेशन कहते हैं। उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में मिलेगा। पोलर बियर होता है, कुछ रोडेंट होते हैं, गिलहरी। ये लोग क्या करते हैं, गिलहरी तो खैर ऐसा नहीं, डेजर्ट रोडेंट, जो डेजर्ट गिलहरी है, ये लोग क्या करते हैं कि जब सर्दियाँ आती हैं, इन विंटर्स, ये लोग एक बार पेट भर खाना खाते हैं और जाके कहीं बिल में जाके सो जाते हैं। जैसे ही गर्मी आती हैं तो इनको जब इनकी नींद खुलती है तो बहुत भयंकर भूखे होते हैं, तो जाके फिर शिकार पर निकल पड़ते हैं। तो आई विल टेल कि आप भी हाइबरनेट हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। अपनी आँखें बंद रखो, सॉरी अपने कान बंद रखो, आँखें खुली रखो। आँखें इसलिए खुली रखो कि क्या हो रहा है बाहर, दूसरों की बात मत सुनो, आंखें बंद रखो। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस बी योर नॉइज। जिस दिन आपको भूख लगेगी उस दिन जाके अच्छे से शिकार करना, मतलब जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। फिर आपको सोना तो ज़रूरी है ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कम ना सोता हो। हर इंसान अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट, मिनिमम 1/3 पार्ट सोने में निकालता है। अगर आप 100 साल जी रहे हो तो मोर देन 33 ईयर्स यू विल बी स्लीपिंग। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि सिलेबस का प्रिंट आउट लो। फ्रेंड्स, आप इधर उधर घूमने से बेटर है कि सिलेबस उठाओ, उसका प्रिंट आउट लो, उसके टॉपिक्स देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी है, उसको समझो, सिलेबस को समझो कि सिलेबस आखिर कहना क्या चाह रहा है। सिलेबस में अगर एक सेंटेंस में 2 फ्रेज लिखे हुए हैं, दोनों की कनेक्टिविटी बताते हुए कुछ ना कुछ मीनिंग होगी, तो आपको वो देखना है। जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक टॉपिक है, डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन एंड आईटी एंड देयर इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो इधर 3 टॉपिक हो गए। एक टॉपिक ये है कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में कैसे हुआ है, आईटी में कैसे हुआ, फिर उनका इम्पैक्ट या इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी और सोसाइटी में। तो इतने टॉपिक्स हुए, तो हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो इसके लिए जो भी बुक्स है, जो भी रेलेवेंट मटेरियल है, आपको फिर सर्च करना है। तो सिलेबस पे आपकी सबसे पहले कमांड होनी चाहिए। अगर आपने सिलेबस रट लिया तो फ्रेंड्स यूपीएससी इज़ 30% डन। वाई ओनली 30%? आई विल टेल। यूज़ पेन। तो दिस इज़ ऑफलाइन एग्ज़ाम। आप प्री में भी पेन से लिख रहे होगे और मेंस में भी पेन से लिख रहे होगे। इवन इंटरव्यू होगा तो अगर आप सामने बैठे होगे तो चेयरमैन विल नॉट टेल कि अपना मोबाइल उठा के आप गूगल सर्च करो, तो आपको पेन से लिखने के लिए वो भी कहेंगे। सो इट इज़ ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो बेटर कि स्टार्ट राइटिंग राइटिंग राइटिंग, लिखो, नोट्स बनाओ, बट यूज़ द पेन। और ऐसा पेन यूज़ करो जो आप एग्ज़ाम में यूज़ करने वाले हो। तो आगे इस बारे में बात करेंगे पेन की क्या होता है, कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए। रिवाइज रेगुलरली। अब पहले दिन से रिवीजन भी मत करो, एटलीस्ट एक बेस लेवल पे पहुंच जाओ। ठीक है, कुछ लोग दे विल स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, बट आई विल टेल कि जब आप ज्योग्राफी में एटलीस्ट एक यूनिट पढ़ ली, जियोमॉर्फोलॉजी आपने पढ़ ली, या इकोनॉमी में आपने एक लेक्चर, एक चैप्टर पढ़ लिया, बजट बेसिक्स क्या है पूरा पढ़ लिया, तो रिवाइज़ करो, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रिवाइज़ रेगुलरली करो, लेकिन जब आप बेस लेवल पे पहुंच जाओ फिर आपका रिवीजन का प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आप 5 महीने में 5 बार रिवाइज़ कर रहे हो और आप एक चीज़ को एक एक महीने के ड्यूरेशन पर रिवाइज़ करते हो, तो इट वुड नॉट बी दैट इफेक्टिव। तो इट शुड बी लाइक दिस कि आपको स्टार्टिंग में रिवीजन जल्दी जल्दी करना है। अगर पॉसिबल हो तो 1 से 2 से 3 दिन में पहला रिवीजन होना चाहिए, फिर आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। तो 5-6 रिवीजन में आपका काम चल जाएगा। चीज़ें रटना स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। यूपीएससी टफ है बट रटना आपको पड़ेगा फाइनली। चीज़ें समझो, समझ में आई तो रट लो, नहीं समझ में आई तो भी रट लो।
अगर ज़्यादा ही नहीं समझ आए तो छोड़ दो, आप एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि 100% अटैम्प्ट करो। फिर एक बात आती है, हेल्दी रहो, हैव गुड फूड। तो होता क्या है कि अगर आप स्पेशली जो लोग 25 ईयर्स के एज से ज़्यादा हैं, तो आप लोग फील करते होंगे कि बॉडी बहुत ज़्यादा देर तक साथ नहीं देती है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप हेल्दी रहो, अच्छा खाना खाओ, एंटरटेनमेंट हो, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, दीज ऑल थिंग्स। और अगर आप 25 से कम भी एज के हो तब भी आप ये मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द केसेस जब तक आपका यूपीएससी निकलेगा तब तक आप 24-25 के हो जाओगे। आपको फिट तो रहना ही रहना है। और गेट अ पार्टनर, ग्रुप स्टडी के लिए मना किया था, लेकिन आपका एक कोई पार्टनर होना चाहिए, लड़का हो लड़की हो, बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो, बॉय का बॉयफ्रेंड भी चल सकता है। पार्टनर होना चाहिए, पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए जिससे आप अपनी प्रॉब्लम बता सको, वाई प्रॉब्लम। क्योंकि ये ऐसा एग्ज़ाम है जब आप हर 10वें दिन डिप्रेस हो गए, और किसी का 10वां दिन चौथे दिन भी आ सकता है, किसी को एक महीने में भी डिप्रेशन आ सकते हैं, किसी को 4 महीने भी आ सकते हैं। तो आप उस टाइम पे इस कंडीशन में हो कि अपनी प्रॉब्लम्स उससे शेयर कर सको, और आप भले ही आपको ना बता पाए जो आपको इतना है, ओके कोई नहीं, हो जाता है। फिर बात करते हैं आगे, द डिलेमा ऑफ ऑप्शनल। आप ऑप्शनल जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी डिसाइड कर लो। इसी लेक्चर में आगे कुछ टिप्स दिए हुए हैं कैसे आप ऑप्शनल डिसाइड करोगे। रेडीमेड आंसर्स तैयार करो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अभी एक ज्योग्राफी की लाइन बताई थी, तो उस चीज़ को आप अपने कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हु लीड्स द एजुकेशन लीड्स द यूथ जनरेशन एंड हु लीड्स द यूथ जनरेशन दैट लीड्स द वर्ल्ड। ऐसे करके आप कुछ भी आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक बार बताया था, आज फिर बताया, तो नीति आयोग का विजन, द लॉन्ग टर्म विजन विद मीडियम टर्म फ्रेमवर्क एंड शॉर्ट टर्म रिविजन्स। आगे आप इस चीज़ को कहीं भी ऐड कर दो, तो ये आपका रेडीमेड कंक्लूजन हो गया। कीवर्ड अप्रोच पे मत जाओ, की लाइंस और की फ्रेजेस याद करो, सीधे सीधे 2-3 लाइन रट के जाओ। तो ऐसा आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए करना है। जीएस में होते हैं 20 क्वेश्चन, तो आप ऐसे 25 to 30 जीएस में रटोगे, कोटेशंस भी रटोगे, वो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, जीएस, एसए और ऑप्शनल में। ऑप्शनल में इन जनरल 19 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आपके 19 रेडीमेड आंसर्स होने चाहिए। हाँ, 19 के किसी का 9 हो सकता है अगर आप यूज़ कर सकते हो इधर का उधर, और किसी का 29 भी हो सकता है। और 5 to 8 एसेज, 5 to 8 कोटेशन नहीं कह रहा हूँ मैं, 5 to 8 आपके कंक्लूज़न रेडीमेड तैयार होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, आपके पास कई बार टाइम नहीं होता लास्ट में कंक्लूज़न लिखने के लिए। एग्जामिनर क्या करेगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको मार्क्स देगा, तो आप कुछ ऐसे कंक्लूज़न तो हमेशा रेडी रख सकते हो कि अगर आपने 5 से 8 कंक्लूज़न रट लिए तो आप उन्हें उन 2 ऐसे में आराम से फिट कर पाओगे। अब बिलीव मी, ये हो जाएगा जब आप ऐसे की प्रैक्टिस करोगे, तो आप ऐसा यू कैन डू इट वेरी मच। ऐसे लेक्चर सीरीज़ में 2 या 3 लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ आपको डिस्कस भी की है, चाहो तो वो देख लो। कोटेशंस की बात बता दी, कोटेशंस आपके मैक्सिमम 2 पेज में लिखो, जो सिंपलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट हों वो लिखो। कोई जरूरी नहीं 3-3 लाइन की कोटेशन लिखने की। फॉर एग्जाम्पल, योको ओनो सेज एवरी ड्रॉप इन ओशन काउंट्स। होता है, काम खत्म। इतने में आपने अपनी पूरी बात कह दी। और बिलीव मी, इस कोटेशन को आप किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हो, तो ऐसी कोटेशन रखो। अब इस कोटेशन को इसलिए मत यूज़ करना क्योंकि ये कोटेशन बहुत से लोगों ने रट ली है। आगे बात करते हैं अदर लैंग्वेज वर्ड। स्पेशली हिंदी मीडियम में जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपने चीज़ें सुनी तो इंग्लिश में होती हैं, तो आपके मन में ये डिलेमा आता है कि आप अदर लैंग्वेज वर्ड्स कैसे यूज़ करो। देखो, पहली चीज़ तो है कि अवॉइड कर पाओ उन्हें, तो अवॉइड कर दो। उसका तरीका ये होता है कि आप बेसिक अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो, और मोस्ट बेसिक होते हैं एनसीईआरटी। तो हिंदी मीडियम अगर आप हो तो एनसीईआरटी में उनकी जो मोस्ट बेसिक ट्रांसलेशन होती है या उनका ईजीएस्ट मीनिंग, आप वो लिख सकते हो। अदरवाइज़ मान लो आपको लिखना ही है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने रेडीमेड लिखा है, तो रेडीमेड उत्तर तैयार करें। रेडीमेड की हिंदी रेडीमेड नहीं होती, कुछ और होता होगा, तैयार या कुछ और होता होगा। तो आप उसमें अपनी देवनागरी लिपि यूज़ करें। या जैसे सपोज कोई इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे रहा है, ही वांट टू राइट भारत इन प्लेस ऑफ इंडिया, तो भारत को आप भारत हिंदी में नहीं लिखोगे, इंग्लिश में ही लिखोगे, BHARAT। तो अपनी लैंग्वेज यूज़ करो, ट्राई तो करो कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर पाओ। उसका सॉल्यूशन ये है कि अपनी ही लैंग्वेज की टेक्स्ट पढ़ो।
ट्रैक ऑफ स्टडी, अपनी स्टडी का ट्रैक रखो। इसके दो तरीके होते हैं, सम पीपल यूज़ फर्स्ट वन, अदर पीपल यूज़ सेकंड वन। फॉर मी फर्स्ट वन इज़ यूज़फुल कि प्रिंटेबल कैलेंडर यूज़ करके आप टाइम का ट्रैक कर सकते हो कि आई एम स्टडिंग दिस मच ऑफ टाइम। बट बिलीव मी दिस वन इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव जब आप अपने टाइम ट्रैक कर सकते हो। फॉर मी इट इज़ वेरी इफेक्टिव। कुछ लोगों के लिए दूसरा भी तरीका इफेक्टिव होता है कि वो टारगेट बनाते हैं कि आज मुझे 4 चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, कुछ भी हो, चाहे मैं वो 1 घंटे में पढ़ूँ, चाहे मैं 6 घंटे पढ़ूँ। दोनों चीज़ों के अपने अपने प्रोस कौन्स हैं, आप जो चाहे वो ट्राई कर सकते हो। अगर आपको प्रिंटेबल कैलेंडर चाहिए तो वेबसाइट में डाउनलोड्स पेज पे जाके मिल जाएंगे, प्रिंट करो। यूज़ कैसे करने मैं इसी लेक्चर में आपको आगे बता देता हूँ। अब फिर एक इम्पॉर्टेंट बात और डिस्कस कर लेते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये बहुत बड़ा डिलेमा हो जाता है कई बार लोगों के लिए। 30% ऑफ क्वेरीज और मेल्स जो मुझे मिलते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल पे, वेब मेल पे, और तीसरी चीज़ फेसबुक, तो दे आर रिलेटेड टू मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दीज ऑल थिंग्स। सो उसका आंसर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन हेयर इन सम वे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हिंदी के लिए इज़ इट फोबिया ऑफ इंग्लिश, या सच में हिंदी बेटर लगती है? अगर आपको सच में हिंदी बेटर लगती है और आपकी इंग्लिश पे ठीक ठाक कमांड है तो गो फॉर योर लैंग्वेज, कोई आपका सिलेक्शन होने से रोकेगा नहीं। ठीक ठाक सिलेक्शन होते हैं हिंदी मीडियम से भी, बट ऐसे नहीं होते वो कि उन्हें इंग्लिश बिल्कुल आती नहीं। इंग्लिश मीडियम वालों को भी सेलेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि हिंदी आती हो। तो हम 3 लैंग्वेज कंपेयर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल। रीजनल मतलब आपकी जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, लाइक कन्नड़, उड़िया एंड मलयालम, तेलुगु, तमिल, कोंकणी, मराठी। तो बात करते हैं, जब मटेरियल की बात करें, बुक्स, तो ये तो श्योर बात है, पूरी दुनिया जानती है कि बेस्ट मटेरियल आपका इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल राइटर्स आपके ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं। हिंदी में मैंने 3 टाइम ये स्माइली बनाई हुई है रोते हुए, रीजनल में 1 टाइम। वाई? हिंदी मीडियम क्या है कि अपने यहाँ एजुकेशन का लेवल इतना गिर गया है कि लोगों ने कोई मेहनत नहीं की एजुकेशन पे। आप देखते होंगे कि जो बुक्स होती हैं अपनी, इवन इंग्लिश मीडियम, इवन इंडियन राइटर्स इंग्लिश मीडियम में भी जो बुक लिखते हैं वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हिंदी मीडियम में लोगों को ट्रांसलेट करनी नहीं आती, बहुत अच्छी मटेरियल, बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है, पैसा अच्छा नहीं मिलता और डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो मटेरियल्स तो इंग्लिश मीडियम में ही बेस्ट अवेलेबल है। कई बार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश के मटेरियल पढ़ने पड़ जाते हैं। रीजनल में कभी कभी ठीक ठाक होता है, लेकिन इन जनरल ख़राब होता है। जब हम न्यूज़पेपर की बात करें तो इंग्लिश के लिए द हिंदू प्लस भी है और माइनस भी है, कुछ मैंने डिस्कस कर लिया और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वाई नॉट टू रीड द हिंदू, द हिंदू क्यों नहीं पढ़ना चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। हिंदी मीडियम के लिए तो न्यूज़पेपर में वेल इस्टेब्लिश्ड बात है कि द हिंदू तो पढ़ नहीं पाओगे, और आपके लिए मैक्सिमम बेस्ट अवेलेबल आपका दैनिक जागरण है, उसमें भी आप काम की चीज़ पढ़ोगे नहीं। ये पढ़ोगे कि गोंडा में एक युवक को हुआ युवती से प्यार, हो गए दोनों फरार। और रीजनल लैंग्वेज में भी सेम चीज़ है, कोई सा भी आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो। टीचर्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम के लिए टीचर्स ठीक ठाक होते हैं, कोचिंग्स भी ठीक ठाक है, बट प्रॉब्लम है कि आप उनको सेलेक्ट कैसे कर पाओ। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में अगेन द सेम प्रॉब्लम इज़ देयर। रीजनल में क्या है, अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। समटाइम्स टीचर्स या कोचिंग अच्छी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर तमिल लिटरेचर पढ़ना है तो आपको मद्रास जाना पड़ेगा, आपको कन्नड़ लिटरेचर पढ़ना है तो आपको कर्नाटका जाना पड़ेगा। तो समटाइम्स जो वहाँ के लोकल टीचर होते हैं उनके एफर्ट्स की वजह से आपकी कोचिंग तो ठीक ठाक हो जाती है। तो दिस इज़ अगेन प्लस एंड माइनस, रीजनलिज्म और प्लस सारी चीज़ें होती हैं। आपका एरियल डिफरेंशिएशन को दूर करने के लिए ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये चीज़ें तो आप अपने उसमें पढ़ोगे पूरी स्टडी में, तो उसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर एक चीज़ होती है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। हाँ, ये तो श्योर है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों का सक्सेस रेट हमेशा हाई होगा, हिंदी का कम होगा। रीजनल लैंग्वेज आप देखोगे इट इज़ हाई टू वेरी हाई। फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन इज सेलेक्टिंग कोंकणी, ही इज सेलेक्टेड, मीन्स अगर 4 लोगों ने कन्नड़ में दिया तो 4 में से 3 सेलेक्ट हो गए। तो आई एम अनश्योर, और ये तो बहुत डिबेट का इशू है, आई विल इवन नॉट टॉक अबाउट दिस कि वाई इट इज़ हैपनिंग। बट इससे आप ये नहीं कंक्लूजन निकाल सकते कि कल से मैं तमिल लिटरेचर लेके बैठ जाऊँगा, बिकॉज आपको नहीं समझ में आएगी, आपको तमिल की ABCD सीखनी पड़ेगी, और बिलीव मी दैट इज़ नॉट वेरी ईजी। सारी चीज़ें जलेबी जैसी दिखती हैं कन्नड़ में स्पेशली। तो और बात करते हैं रीज़न ऑफ फेलियर। इंग्लिश में हाई कंपटीशन है, हिंदी में
डू मीन्स ये तो है ही, हाई कंपटीशन तो है ही, प्लस इंग्लिश फोबिया वर्क करता है। बाकी सारे रीजंस तो आपको ऊपर नीचे डिस्कस कर दिए। रीजनल में भी हाई कंपटीशन वर्क करता है, प्लस रीजन ऑफ फेलियर, जब आपका सक्सेस रेट इतना हाई है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आपके 4 ही लोग कन्नड़ लिटरेचर से जो मेंस दे रहे हैं वो प्री 4 ही लोग क्यों निकाल पाते हैं। सो इवन आई एम अनश्योर अबाउट दैट। तो बेटर है कि आप इस चीज़ पे डिस्कस मत करो, पढ़ो। डिलेमा लेवल कि मैं व्हाट शुड आई प्रीफर, कौन सी कोचिंग के नोट्स प्रीफर करूँ, कौन सी कोचिंग प्रीफर करूँ। इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिलेमा लेवल भी हाई होगा। फॉर एग्जांपल विजन भी अच्छा है, वाजीराम भी ठीक ठीक है, बाकी कोचिंग्स भी, इनसाइट्स भी ओके ओके, तो आप परेशान हो जाते हो कि हाँ ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, व्हाट शुड आई प्रीफर। फिर आप उसमें परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हो और आप वहाँ पर आप अपनी वोट लगा लेते हो। फिर हिंदी में तो लिमिटेड स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ना है तो आपको दृष्टि IAS वहीं शायद पढ़ाया जाता है, और संस्कृत लिटरेचर पढ़ना है तो आई थिंक पाणिनि कोई एक कोचिंग है वहीं होता है। तो हिंदी में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, और जब आपके ऑप्शन नहीं है तो आपको कोई डिलेमा होगा नहीं। रीजनल में आई कांट से। कंपटीशन रेशियो इंग्लिश में हाई होता है, हिंदी में वेरी हाई, बिकॉज फुल हिंदी बेल्ट आई थिंक 10 to 12 स्टेट्स आर कॉम्पिटिंग इन हिंदी मीडियम। और रीजनल में कंपटीशन रेशियो इज़ वेरी लो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर 4-5 लोग आपके किसी रीजनल लैंग्वेज से मेंस देते हैं तो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स द सक्सेस रेशियो इज 75 to 100%। दिस ईयर रैंक 1 इज ऑल्सो फ्रॉम कन्नड़ लिटरेचर। रोल ऑफ कोचिंग इंग्लिश में तो वी कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि जब आप देखते होगे एक ही टॉपर आपके 10 कोचिंग में खड़े हुए दिखते हैं कि हाँ हमने इसको फॉलो किया था, हमने उसको फॉलो किया था। हिंदी में रोल ऑफ कोचिंग इज़ नेग्लिजिबल, रैदर इट इज़ नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिव होता है। रीजनल में अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको किसी मैथिली लिटरेचर पढ़ना है, अगर किसी कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो ही विल बी नोइंग कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। अगर तेलुगु लिटरेचर कहीं पूछा जाता है तो वो एक कोचिंग होगी, पूरे इंडिया में एक ही या 2 कोचिंग होती हैं, तो उनका मटेरियल दैट इज़ गुड एनफ। गाइडेंस इंग्लिश मीडियम में अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। हिंदी मीडियम में लो और इवन इट इज़ मिसगाइडिंग, और रीजनल में इट इज़ गुड, मतलब उतना अच्छा तो नहीं है जितना इंग्लिश मीडियम में है, बट हिंदी से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो इधर ये रीज़न था कि सक्सेस रेट रीजनल में हाई है, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस और गुड मटेरियल, गुड टीचर्स और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। तो फाइनल क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछो विच लैंग्वेज शुड आई सेलेक्ट, तो मैं आपको यही कहूँगा कंफर्ट लेवल, फोबिया पे मत जाओ। आप हिंदी में भी परफेक्टली आंसर लिख सकते हो बहुत अच्छे। हिंदी मीडियम लैंग्वेज, इस चीज़ को लेके आप परेशान मत हो कि आप इंग्लिश नहीं ले पा रहे हो तो आई कांट डू, या आप इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज ले रहे हो तो आप बहुत तगड़े तगड़े वर्ड्स नहीं लिख रहे हो। नो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको मोस्ट बेसिक इंग्लिश लिखनी है या मोस्ट बेसिक हिंदी लिखनी है, प्रोवाइडेड दैट कि आप क्लास 6 के बच्चे की तरह हिंदी इंग्लिश नहीं लिख रहे हो। सॉल्यूशन क्या है कि डायरेक्शन, डेडिकेशन इन राइट डायरेक्शन। अगर आप डेडिकेटेड हो और सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो सक्सेस आपको मिलेगी, नथिंग एल्स कैन। बाकी किसी चीज़ से आपको सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। खैर हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, तो ये स्ट्रेटजी किसी के लिए चेंज हो सकती है, बाकी सब लोगों की डिफरेंट होती है। तो स्टार्टिंग में भी मैंने बात की थी कि लोग टॉपर से स्ट्रेटजी पे जाते हैं। सी सबकी स्ट्रेटजी सबके लिए अलग अलग वर्क करती है। तो आई विल टेल यू बेटर स्ट्रेटजी, अगर आपको ये ठीक लगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो। जब आप फेज़ 1 की तैयारी कर रहे हो तो आप बेसिक प्रिपरेशन करो चीज़ों की। बेसिक प्रिपरेशन किसकी, अभी मैं बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करूँगा। आप यहाँ पर करंट अफेयर्स स्किप कर सकते हो। बेसिक में आप तीनों चीज़ों की तैयारी करोगे, CSE सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तीनों चीज़ों होगी यहाँ तैयारी। उसके बाद आप 1 हफ्ते का ब्रेक लो, फिर आप दूसरे फेज़ में आप मेंस और ऑप्शनल की तैयारी करोगे, यहीं आप अपने करंट अफेयर्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, प्रोवाइडेड कि आप हिंदू नहीं पढ़ रहे हो। आप हिंदू अगर पढ़ रहे हो तो हिंदू तो आपको रेगुलरली पढ़ना है। वाई नॉट टू रीड द हिंदू, आप अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको जल्दी है जानने की तो पिछले साल की जो UPSC 2017 गाइडेंस सीरीज़ है वहाँ एवरीथिंग इज़ देयर। फेज़ 3 कब आएगा, जब आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम आने में 2-2.5 महीने बचे होंगे, तब आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे। आप एक ब्रेक लोगे कब, जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। प्रीलिम्स से पहले ब्रेक नहीं ले लोगे। प्रीलिम्स से पहले ब्रेक लिया इसका मतलब यू आर गोइंग टू अपीयर इन नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स के बाद ही आप ब्रेक लोगे। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप मेंस की तैयारी करो। और इस फेज़ 4 में तो आप क्या ही करोगे, मैक्सिमम टाइम आप बहुत कम चीज़ें ऐसी नई हैं जो पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री आप इसमें कवर कर सकते हो, एथिक्स कवर कर सकते हो, छोटे छोटे सिलेबस की चीज़ें कवर कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट तो आपको पहले ही कवर कर लेना है। अगर आप इस भरोसे बैठे रहोगे कि मेंस की तैयारी में मैं ऑप्शनल तैयार कर लूँगा तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। तो उसके बाद गेट अ ब्रेक, इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करो, और जब इंटरव्यू दे लो तो बिलीव इन योर सेल्फ।
आपको पता होगा कि यू आर गोइंग टू सेलेक्ट और नॉट। आपको ये चीज़ हमेशा पता होगी अगर आपने सही में मेहनत की है कि आई एम गोइंग टू सेलेक्टेड और नॉट। प्री में आप सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं, 99% केसेस में आपको पता होगा। हाँ, कुछ लोग जो लक के सहारे बैठते हैं तो कुछ लोग उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम लोग उसमें से फेल भी हो जाते हैं। फिर वी विल टॉक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑप्शनल सेलेक्ट कब करो। ऑप्शनल सेलेक्ट करो जब आप बेसिक प्रिपरेशन कर लो हर चीज़ की, एटलीस्ट आपको सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा। बेसिक प्रिपरेशन जब आप कर लोगे, आपको पता होगा व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ पॉलिटी, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप इन चीज़ों में कंफर्टेबल हो या नहीं हो, तो आप तो वो चीज़ फेज़ 1 में कर सकते हो। हाँ, अगर आप फेज़ 1 से पहले अपने ऑप्शनल को लेकर श्योर हो, देन आपको ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल की हम थोड़ा सा बात कर लें, वाई इट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट। सपोज़ यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि परफेक्टली ऐसे ही है। सपोज़ मोस्ट सब्जेक्ट्स में मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स की रेंज ये है, 180 मैक्सिमम आए हैं किसी के और 150 50 इज़ द मिनिमम लोएस्ट। आपके सब्जेक्ट में मार्क्स लोगों के हाईएस्ट 140 हैं, सपोज़ पेपर टफ आ गया, हाँ, लेकिन लोगों ने ठीक ठाक स्कोर कर लिया, बॉटम स्कोर आपका 90 है। तो क्या होगा, जो आपका टॉपर्स हैं 140, उनके मार्क्स इन जनरल स्केल्ड अप हो जाते हैं, तो वो आपके 180 के रेंज में होंगे। जो 90 है वो आपके स्केल डाउन होकर 50 के आसपास पहुंच जाएंगे, और जो बीच में है वो बीच वाली रहे। अब हाँ, ये चीज़ तो ऐसा नहीं है कि 140 के परफेक्टली 180 हो जाएंगे, कुछ रेंज में होगा, 180 के 172 भी हो सकते हैं और 190 भी हो सकते हैं। अब ये परफेक्टली कैसे होता है, ये इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, फार्मूला एवरीथिंग इज़ देयर, कि उस चीज़ का कंपटीशन कितना है, कितने लोग उसमें अटैम्प्ट कर रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने, एक कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला है। आप चाहो तो देख सकते हो, नेट पे सर्च कर लो, मिल जाएगा। और इफ़ यू वांट टू नो कि ये चीज़ रियलिटी है या नॉट, तो यू कैन सी, जो लोग स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम देते हैं उनमें दोनों मार्क्स लिखे होते हैं, मार्क्स बिफोर स्केलिंग एंड मार्क्स आफ्टर स्केलिंग। और बिलीव मी, अगर ये रियलिटी नहीं होती तो ये होता कि टेक्निकल में लोगों के 250 में से 220 हाईएस्ट आते, तो उसमें लोगों का लॉस ये होता है कि जो हाईएस्ट के स्केल डाउन होके इस तरह से कुछ हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, 220 वाला इधर 180 की रेंज में पहुंच जाएगा, 110 वाला 50 की रेंज में पहुंच जाएगा, और बीच वाले बीच में ही रहेंगे। तो व्हाट आई विल टेल, आई एम नॉट टेलिंग यू कि यू स्कोर 220 और यू स्कोर 180 और 140। आप स्कोर करो इन दिस बेटर देन दिस मिडिल पोर्शन, दिस वन मिडिल पोर्शन से आप ज़्यादा करो, चाहे आप अपने सब्जेक्ट में या टेक्निकल सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में। तो आप जब बेटर देन एवरेज होगे तो आपके मार्केट से बेटर मार्क्स होंगे। तो हमारे पे ये क्वेश्चन आता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेना डेंजरस है क्या? आई विल आंसर नो, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पूरा इस बारे में डिस्कस करेंगे ऑप्शनल में, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ऑप्शनल के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। सिलेबस, ऑप्शनल का सिलेबस होता है 3 तरह का, एक होता है जीएस टाइप, एक होता है टेक्निकल टाइप, एक होता है लिटरेचर टाइप। लिटरेचर टाइप नहीं, एक्चुअली इट इज़ लिटरेचर ओनली, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर। तो जीएस टाइप जो सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, तो इनमें दो पेपर तो सब में होते हैं। तो पेपर 1 जो ये जीएस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें पेपर 1 इन जनरल कॉन्सेप्चुअल होते हैं, या उनमें थ्योरीज होती हैं, या वर्ल्ड के दुनिया की बातें की जाएंगी कि दुनिया में क्या होता है इससे रिलेटेड। पेपर 2 में क्या होता है, उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है, एनालिटिकल पार्ट। पेपर 1 की चीज़ें, थ्योरीज अप्लाई कैसे होती हैं पेपर 2 में, और इन जनरल अगर इंडिया है तो आप इंडिया में पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी पेपर 1 में होनी चाहिए और हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपकी पेपर 2 में होनी चाहिए। अगर नहीं भी अप्लाई होता है, नहीं भी एनालिटिकल है, तो भी आप ट्राई करो कि पेपर 1 के कॉन्सेप्ट और थ्योरीज पेपर 2 में अप्लाई करो। जो टेक्निकल टाइप सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पूरा जो सिलेबस है, फुल सिलेबस, दैट इज डिवाइडेड इन पेपर 1 एंड 2। पेपर 2 कभी कभी ऐसा भी होता है एनालिटिकल या फिर अप्लाइड हो। फिर होती है लिटरेचर। लिटरेचर आई डोंट हैव वेरी मच आइडिया, बट जितना मुझे मालूम है कि आपको अपने सब्जेक्ट की ग्रामर पे तो अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आप अपने सिलेबस को देख के पता कर सकते हो। तो ऑप्शनल के लिए आई विल टेल 2 थिंग्स। पहली चीज़ ये कि आप सिलेबस को रटो बाय हार्ट, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, एटलीस्ट देखो, तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जब आप सिलेबस उठाओगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, आपको पता चलेगा कि दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड। बिलीव मी, आपको मैंने बताया भी था पहले भी किसी एक लेक्चर में। तो ऑप्शनल में
अप्रॉक्स 85 to 90% पेपर दैट इज़ रिपीटेड। बाकी 30 40 50 नंबर या 60 नंबर का पेपर रिपीट नहीं भी हो रहा है। तो कौन आपसे ये कहता है कि आपको अगर 320 नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको 500 का ही अटैम्प्ट करना होगा। आप 480 का अटैम्प्ट कर दो, आप 450 का भी अटैम्प्ट करो तो भी आपके 320 मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है जब आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो आपको मोस्ट बेसिक स्टडी करनी होती है, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स। अदरवाइज आप कोचिंग के साइड इफेक्ट्स में पड़ जाओगे। डिटेल में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल उस वाले लेक्चर में। अब वापस आते हैं, खैर ऑप्शनल से वापस टोन डाउन करते हैं, अपने स्टडी शेड्यूल की बात करते हैं कैसे होना चाहिए। आपको क्यूमुलेटिव एडिशन ऑफ टाइम होना चाहिए। तो बेस्ट मेथड इसके लिए है प्रिंटेबल कैलेंडर। जैसे आप 1 घंटे बैठे हो, आपने आधा घंटा चाय पी और 15 मिनट अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ली, तो आपकी पढ़ाई तो 30 ही मिनट हुई या 15 मिनट हुई। तो आप ऐसे टोटल टाइम को जोड़ो, आपको पता चलेगा आपने एक सिटिंग में आप 30 मिनट पढ़े, एक सिटिंग में इतना इतना पढ़े, टोटल आप 4 आवर्स ही पढ़े। बैठने को तो आप 6 8 9 घंटे बैठ गए होंगे। तो आपको टाइम अपना क्यूमुलेटिव एडिशन करना है, अपने टारगेट्स ट्रैक करने हैं। आपको अभी 2 तरीके बताए थे। एक आप अपने टारगेट बना सकते हो, सपोज आई हैव टू रीड 40 पेजेस पर डे, आई हैव टू रीड 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक पर डे, और या फिर मुझे आई हैव टू रीड 6 आवर्स पर डे। फिर ज़रूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग में 6 से 8 घंटे लेके बैठो, बिलीव मी आप भाग जाओगे, नहीं होगी 6 से 8 घंटे पढ़ाई। एवरी सिस्टम हैज़ इट्स ओन इनर्शिया, हर सिस्टम का एक इनर्शिया होता है और यूपीएससी बहुत बड़ा सिस्टम है, तो आपको रोकेगा हर बार। फिर एक चीज़ और है कि 25 घंटे पर डे नहीं पढ़ना है। 25 घंटे पढ़ाई होती कैसे है? अपने एग्ज़ाम टाइम में जब मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम हुई, देन आई स्टार्टेड सिटिंग ऑफ 25 आवर्स। तो आफ्टर 31 आवर्स आई यूज़ टू स्लीप, 30 घंटे बाद सो। तो उसमें से 24 to 25 आवर्स स्टडी की। लेकिन व्हाट विल हैपन कि नेक्स्ट 2 3 डेज योर स्टडी विल बी ज़ीरो। तो बेटर कि आप वैसे भी आपका 6 से 8 घंटे एवरेज आए, तो ऐसे भी आप 6 से 8 घंटे पढ़ सकते हो। हेल्थ उसमें अलग से डिग्रेड होती है। तो जैसे मैंने अभी कहा, आप 6 से 8 घंटे एकदम से तो नहीं पहुंच सकते, तो हाउ टू एक्सेलरेट द मोमेंटम, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो आई विल टेल स्टार्ट फ्रॉम 3 to 4 आवर्स पर डे विद द कंडीशन बी रेगुलर। रेगुलर का मतलब ऐसा भी नहीं होता कि आपको डेली पढ़ना है। अगर आप अपना शेड्यूल बनाते हो कि वीक में मुझे 5 दिन पढ़ना है, तो भी आपका जीएस सिलेबस 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। करके देख लो। और जो लोग करते हैं दे नो दैट इट इज़ नॉट अ अनरियलिस्टिक ट्रुथ। फिर जब आप ये सब चीज़ें करो, जैसे ही आपको अपना ऑप्शनल पता चले, डेडिकेट योर मोर देन हाफ टाइम फॉर ऑप्शनल। आधे से ज़्यादा टाइम अपने ऑप्शनल के लिए डेडिकेट आपको करना पड़ेगा। तो ये तो आपका स्टडी शेड्यूल हुआ। फिर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स आखिर होते क्या हैं। सब्जेक्ट स्टडी शेड्यूल बात कर ली, सब कुछ बात कर ली, क्यों? तो हमें पता होनी चाहिए हमारे सब्जेक्ट क्या हैं। तो इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर टोटल आई थिंक 7 सब्जेक्ट्स आर देयर। पेपर ए और पेपर बी, ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेज के। तो पेपर ए होता है आपका आपकी ओन लैंग्वेज, ये क्वालिफाइंग होता है। एनी लैंग्वेज ऑफ इट्स शेड्यूल आप ले सकते हो। हिंदी मीडियम वाले इन जनरल हिंदी लेते हैं, रीजनल वाले इन जनरल रीजनल में लिखा करते हैं। इंग्लिश तो सबके लिए होता है, 300 मार्क्स का क्वालिफाइंग है। ये दोनों पेपर आपको पास करने होते हैं। पेपर 1 ऐसे होता है 250 मार्क्स का, आप अपनी जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है आप उस लैंग्वेज में लिखोगे। पेपर 2 to 4 GS 1 to पेपर 2 to 5 मतलब GS 1 to 4 250 मार्क्स से होते हैं सारे। और आगे बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट, पेपर 7 भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। पेपर जो GS 1 to 3 4, GS 1 to 3 4 कैसे होते हैं? GS 1 में आपके इन जनरल मेन तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सम पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये आपके इन ऑप्शनल के सब्जेक्ट से भी मिलते हैं। पेपर 2 में इन जनरल 3 पार्ट होते हैं। GS 2 में इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर गवर्नेंस आएगा। तो मोर और लेस दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी ओनली। फिर आपका तीसरी चीज़ होगी इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये चीज़ें आपकी पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इन सब ऑप्शनल से आपके मिलेंगे। अगर हम GS 3 की बात करें तो मोर और लेस उसका सिलेबस इकोनॉमी होता है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से मिलता है। फिर बाकी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, साइंस एंड टेक उसी में आएगा, इन्वायरमेंट आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट उसी में आएगा, और रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं GS 3 में आपकी होती हैं, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसका सिलेबस इन जनरल आपका मैच करेगा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से। पेपर 4 एथिक्स, उसका सिलेबस मैच करता है फिलॉसफी ऑप्शनल से। तो आगे बात करते हैं। इन सब्जेक्ट्स को हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो इस तरह से। यहाँ हम बात करेंगे 2 चीज़ों की,
वन थिंग इज एसेंस ऑफ यूपीएससी, अनदर थिंग इज रैंक ऑफ यूपीएससी। तो एसेंस के बारे में क्या, वाई इट इज एसेंस, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, दो चीज़ें, दीज थिंग्स आर द बेडरॉक ऑफ यूपीएससी। आपकी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन इन दो सब्जेक्ट्स के चारों तरफ घूमेगी। अगर आपको इन दो सब्जेक्ट्स पे कमांड नहीं है तो आप यूपीएससी भूल जाओ। तो ये दो सब्जेक्ट्स तो आपको हमेशा रिवाइज भी करने पड़ेंगे और इन चीज़ों पे आपको कमांड बनानी पड़ेगी। फिर GS1 में ज्योग्राफी होता है, GS3 में एनवायरनमेंट इकोलॉजी, GS1 to 4 में आपका करंट अफेयर्स भी आप पढ़ोगे, GS1 में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। अब आप कहोगे ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, बताता हूँ अभी कैसे लिखा है। और GS3 और कुछ और सब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादातर उसमें से GS3 में होते हैं, ऐसे भी बताया, तो वो ज़्यादातर पार्ट आपके करंट अफेयर्स के हो जाते हैं। फिर एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री वो आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं, प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूपीएससी, तो ऑप्शनल है, और वाई विद प्रीलिम्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने की। तो जो मैंने अभी ये उल्टा पुल्टा इसको सीरीज़ में डिवाइड किया है, GS 1 2 3 4 डायरेक्टली के बदले, उसका रीज़न ये है, आप सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ो, बेटर है इकोनॉमी। इकोनॉमी के बाद आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करो। लक्ष्मीकांत आप पहली बार पढ़ना लेके बैठ जाओगे बुक से, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो आपको लक्ष्मीकांत समझ में नहीं आएगी। आपको समझ में नहीं आएगा बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं दो छोटी चीज़ों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, डिवीज़न ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या डिफरेंस है, और फंडामेंटल राइट क्या है, क्यों है। तो इन चीज़ों में आपको ग्रैस्प करने में टाइम लगता है। आपको पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ के भी ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे पॉलिटी पूरी आती है, और जब आप 10वीं बार भी पढ़ लोगे तो भी आपको लगेगा अरे कुछ तो बाकी है। फिर पढ़नी होती है ज्योग्राफी। वाई ज्योग्राफी, इट इज़ माई सब्जेक्ट इसलिए नहीं, ज्योग्राफी थोड़ी सी टफ होती है बट कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने एक बार समझ ली तो ज्योग्राफी के भूलने के चांसेस कम है। तो बेटर है आप चाहे तो दो सब्जेक्ट्स कोई से उठाओ, उसमें पैरेलली इकोनॉमी के साथ ज्योग्राफी धीरे धीरे करते रहो। फिर आप इसके बाद उठाओगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सोर्सेस क्या चाहिए, वो सोर्सेस हम पूरी बात करेंगे इस पूरी गाइडेंस सीरीज़ में। अगर आपको मोर और लेस बड़े बड़े सोर्स चाहिए तो आप लास्ट ईयर की गाइडेंस सीरीज़ एक बार देख सकते हो। थोड़ा सा चेंज होगा इकोनॉमी में, लास्ट ईयर आई हैव टोल्ड कि मृणाल की 2015 की लेक्चर सीरीज़ देखनी है। फॉर नाउ यू कैन फॉलो 2019 लेक्चर सीरीज़ ऑल्सो। फिर करंट अफेयर्स आप उठाओगे, वाई नॉट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल है हिस्ट्री तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री आप कितना भी पढ़ लो आप भूल जाओगे, बहुत लोग याद भी रखते हैं बट मैं भूल जाता हूँ। तो बेटर है आप चाहे तो ये करंट अफेयर्स को इसके ऊपर नीचे कर सकते हो, फिर बाकी चीज़ें, और लेकिन उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है क्योंकि वो सब आपका करंट अफेयर्स में तैयार हो जाएगा। तो मोर और लेस आई वांट टू से कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी लेवल में इकोनॉमी होनी चाहिए, फिर पॉलिटी, लास्ट में हिस्ट्री होनी चाहिए, जब तक कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है। अगर हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है तब तो आपका ऑप्शनल हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वट एवर इज़ द ऑप्शनल। तो ये आपकी सब्जेक्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। टाइम टेबल, आई विल ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल फॉर दिस विद इन 2 3 और 4 और 1 वीक। तो स्टडी मटेरियल आप कैसे स्टडी करोगे, तो सिलेबस कवरेज करते हुए। बहुत से लोग क्या होते हैं, अभी मैंने मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाली बात की थी, तो नो दैट इज़ नॉट टू बी डन। सिलेबस कवरेज करनी है, PhD नहीं करनी है, एक सिंगल सोर्स आपको रखना है। अगर आप वाई सिंगल फाइनल सोर्स, आप हो सकता है कुछ चीज़ें आपको 5 जगह से पढ़नी पड़े, तो आप उनको 1 पेज में या 2 पेज में नोट्स बनाओ। मोस्ट कंसाइज नोट्स होने चाहिए, एक लाइन में अगर आप लिख सकते हो तो बेटर कि एक लाइन में लिखो। प्री नहीं मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डोंट लीव एनी पोर्शन, कुछ छोड़ मत दो, इवन मीडिएवल हिस्ट्री भी मत छोड़ो। कई बार मीडिएवल हिस्ट्री से बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो आपने अगर एक बुक की रीडिंग भी की हुई है तो आप कर दोगे। तो जो अभी मैंने बात की थी टॉपर्स ट्रेंड, तो ये ट्रेंड हुआ करता था कि मैंने तो मीडिएवल हिस्ट्री छोड़ दी, या कोई कहेगा मैंने आर्ट एंड कल्चर छोड़ दिया। हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मीडिएवल हिस्ट्री ना पढ़ो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट बेटर है कि बेसिक ओवरव्यू आपको होना चाहिए। मेंस में लगातार मीडिएवल हिस्ट्री का पार्ट बढ़ता जा रहा है और प्री में तो बढ़ता ही जा रहा है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आई विल टेल ओनली 2 और मैक्सिमम 3। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है आपका जब आप CSET की बात करते हो। CSET के लिए आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई, CSET में अगर आपने पिछला पेपर नहीं किया तो 90% चांस है कि अगर आपकी एप्टी परफेक्ट नहीं है, यू आर गोइंग टू फेल इन CSET। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका ऑप्शनल मैथ था या इंग्लिश लिटरेचर था, फिर भी वो पेपर 2 प्रीलिम्स में फेल हो गए।
तो जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर सीसेट के 2-3 नहीं लगा लोगे, आपको नहीं पता चलेगा सीसेट में क्या करना होता है। सी स्टार्ट कॉम्प्रहेंशन से होता है। तो व्हाट आई यूज टू डू कि मैं कॉम्प्रहेंशन छोड़ देता हूँ, आई विल डायरेक्टली सर्च कि मैथ के क्वेश्चन कहाँ हैं। तो वो मैथ के क्वेश्चन ईजी होते हैं। तो अगर आप मुझसे कहो कि मुझे सी सेट का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, तो आई विल अटैम्प्ट कि आई विल डायरेक्टली फाइंड मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। तो मैं श्योर हूँ कि 1 घंटे में मैं इतने क्वेश्चंस कर लूँगा 20-25 या 30 कि मेरी कट ऑफ मतलब 27 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस होते हैं। तो 27 मैं नेट करेक्ट ना भी करूँ तो 25-26 मैं इजीली अटैम्प्ट कर लूँगा। और टोटल 1 घंटे में इतने हो जाएंगे और 2 घंटे में 48-50 हो जाएंगे। माई पेपर 2 विल बी सिक्योर्ड। बाकी पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स इसलिए नेसेसरी हैं ताकि आप फालतू चीज़ें ना पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि इतनी ही डेप्थ में पढ़ना होता है। टेस्ट सीरीज़ केवल 1 कर लो तो ही बहुत बड़ी बात है, आप तो 4 की बात करते हो। विज़न कर लो चाहे इंसाइट्स कर लो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि विज़न करो। बिकॉज वाई विज़न का लेवल हमेशा यूपीएससी के एग्जाम से टफ होता है। तो बेटर है कि आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करो। जैसे आप अगर 10th क्लास में हो, आप 10th की ही चीज़ें पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आप एग्जाम में कुछ चीज़ छोड़ाओ। बट जब आप 12th क्लास में आ जाते हो तो आपके लिए 10th क्लास की चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो बेटर है विज़न पढ़ो। इस बार बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो विज़न में फंडामेंटल थे, तो अगर आपने वो सॉल्व करने की कोशिश की होती टेस्ट सीरीज़ की, जैसे पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ का पहला ही क्वेश्चन था व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो ये कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे एक टेस्ट सीरीज़ हो गई तब आप दूसरी टेस्ट सीरीज़ उठा के बैठना, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज़ तो कर लो, और एट मैक्स भी एक टेस्ट सीरीज़ ही करो। देन करंट अफेयर्स के लिए आई प्रीफर विज़न करंट अफेयर्स। आप चाहे तो कुछ और भी कर सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए अच्छी चीज़ है विज़न, कि विज़न हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू क्यों नहीं पढ़ना है, उसमें फिर हम बात करेंगे, 4-5 बार बोल चुका हूँ, आप चाहे तो वो लेक्चर देख लो। टफ मटेरियल इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आई एम अगेन राइटिंग हेयर, सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। टफ मटेरियल आपको नहीं लिखना है। कई बार जब आप एक एवरेज लेवल से ऊपर पहुंच जाते हो तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। अब आप सिलेबस कैसे सर्च करोगे? सबसे पहले तो आपको सिलेबस के लिए आपको पता होना चाहिए, नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस का प्रिंट आउट लेके रखो। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रेफरेंस, कि आपको जिस दिन पता चले कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको पूरे सिलेबस आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। फिर ऑप्शनल के लिए तो मैंने बात कर दी, ऑप्शनल सब्जेक्ट इज नथिंग बट सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जीएस में क्या हो जाता है, सिलेबस प्लस बेसिक बुक्स प्लस सीए मॉड्यूल। प्रीवियस ईयर पेपर्स तो जीएस में इन जनरल रिपीट नहीं होते हैं। तो बेसिक बुक अगर आपने नहीं छोड़ी और आप सीए मॉड्यूल, ये सीए मॉड्यूल आपका द हिंदू भी हो सकता है, तो करंट अफेयर्स, तो आपका जीएस हमेशा पूरा हो जाएगा। कोई चीज़ अगर आपकी छूट गई है या आप लेट तैयारी स्टार्ट करते हो, तो आपको कुछ टॉपिक्स हिंदू से नहीं चलेंगे, आपको उसके लिए करंट अफेयर्स मॉड्यूल देखने ही पड़ेंगे। फिर जब आप सिलेबस सर्च करते हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत कोई एडवांस बुक उठा के चलो। फॉर एग्जांपल आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है तो आप सविंदर सिंह या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए माजिद हुसैन नहीं पढ़ोगे। यू हैव टू गो फॉर एनसीईआरटीज़ या रेफरेंस बुक या बेसिक बुक लिस्ट, जो मोस्ट बेसिक बुक हो। जैसे ज्योग्राफी के लिए गोशे लियोंग या फिर एनसीईआरटी होती है। आई हैव गिवन द अल्टरनेटिव, तो बट वहाँ आप सिलेबस सर्च नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग कि आपको अगर ज्योग्राफी करनी है तो फॉलो राजस्थानी सोलंकी मैम जो मृणाल ज्योग्राफी है, बट आप वहाँ फिर भी सिलेबस सर्च नहीं कर पाओगे। या तो आप उसकी पीपीटी उठा के देखो कि वेदर दे हैव कवर्ड, या तो आपको कोई बताने वाला हो कि यहाँ इन्होंने ये चीज़ कवर की हुई है। तो बिलीव मी 60-70% पार्ट आपका सिलेबस में डायरेक्टली कवर होता है। फ्रेंड्स, नो बुक इज़ टू बैड और टू गुड। जनरली ऐसा होता है कि कोई बुक बहुत अच्छी है, बहुत ख़राब नहीं होती है। जब आप पढ़ोगे तो आपको रीडिंग ऐसी करनी है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे करोगे, स्कैन करना होता है आपको चीज़ों को, चीज़ें ढूंढनी होती हैं। जब तक कि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल नहीं है तब तक आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। और जब आप किसी कॉन्सेप्ट पर फंस जाते हो तो कई बार आपको 3 लाइन पढ़ने में भी 10 मिनट देने पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। फालतू चीज़ को आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि व्हाट आई हैव टू स्किप, तो आप टॉप टू बॉटम पढ़ना सीख जाओगे। आई विल ट्राई कि मैं आपको ये चीज़ करके बता सकूँ थोड़ा सा। आप इन जनरल 10 से 15 बुक्स पढ़ोगे कई सब्जेक्ट्स के लिए, तो मोस्टली क्या होता है कि आप एक बुक में 2 से 3 चैप्टर ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाते हैं। बाकी चीज़ों के लिए आप पहले इंटरनेट पे जाओ, फिर अगर आपका तब भी कुछ चीज़ बचती है तब आप कोचिंग कंपाइलेशन हो। इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट, अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए आपके पास कोई और सिलेबस सोर्स बचता नहीं है। तो जब कोचिंग की इतनी बात कर ली तो एक और बात करते हैं, वाई कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्या कोचिंग सही में ज़रूरी है?
तो आई विल टेल नो, वाई इट इज़ अ नो। इवन आप एक कोचिंग स्टूडेंट हैं तब भी आई विल टेल कि नो। तो वाई, पहली चीज़ तो फीस। आई थिंक दिस ईयर कोचिंग फ़ी जीएस की फ़ी अप्रॉक्स 1.4 to 1.5 लाख है, तो आपको जीएस की फ़ी देनी पड़ेगी। आई डोंट नो टेस्ट सीरीज़ की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है नहीं, मोस्टली उसके अलावा आपको करनी पड़ती है। सपोज़ आपको पता चला आपने किसी टेस्ट कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपको दूसरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, तो आप वो तो अलग से पे करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो कोचिंग और कोचिंग की फ़ी और टेस्ट सीरीज़ की कॉस्ट। फिर टीचर्स, कोचिंग को या किसी इंस्टीट्यूशन को कौन बनाता है? दो लोग, एक स्टूडेंट्स और दूसरे टीचर्स। किसी कंट्री को कौन बनाता है? दो लोग, सिटीजन्स और उसकी गवर्नमेंट। तो अगर आपके सिटीजन्स अच्छे नहीं हैं तो गवर्नमेंट कितनी भी अच्छी हो कुछ नहीं कर सकती है। तो कोचिंग में ये चीज़ होती है कि सारे स्टूडेंट्स तो अच्छे नहीं होते हैं, जिसका मन करता है वो आँख बंद करके करोल बाग चला जाएगा। तो पहली चीज़ यहाँ चली गई। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट, मतलब टीचर भी अच्छे नहीं हैं। कौन टीचर होते हैं कोचिंग में? जो लोग फेल हो गए या जो लोग ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, जिन्हें खुद पढ़ाना नहीं आएगा। मैक्सिमम ऐसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि टीचर सब खराब होते हैं, बट मोस्टली 2-3 टीचर छोड़ के कोचिंग में ज़्यादा टीचर नहीं होते। लड़के पढ़ाया करते हैं जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ होता है और इंटरव्यू में फेल हो गए होते हैं, ऐसे लोग पढ़ाते हैं। ऐसे लोग कॉपी भी चेक किया करते हैं। तो आपको ये चीज़, एक दूसरा ड्रॉबैक होता है कोचिंग का। फिर डेली कॉस्ट, दिल्ली में जब आप रहोगे तो 10 से 15 हज़ार आपको पर मंथ खर्चा रूम का होगा। प्लस दिल्ली की कुछ सोशल कॉस्ट भी है, जैसे करोल बाग बाजी उसमें नंबर 1 है। फिर इनफाइनाइट कोचिंग मटेरियल, जब भी आप करोल बाग या मुखर्जी नगर मार्केट में या जिस भी जगह आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, तो वहाँ आपको मार्केट में कुछ ऐसी शॉप्स मिलेंगी जो जीरोक्स मटेरियल बेचा करती हैं। हर कोचिंग का, हर क्लास का सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे। तो आपके पास इनफाइनाइट कोचिंग मटेरियल हो जाता है। तो मैं एक बार करोल बाग जा चुका हूँ, ऐसा नहीं, आई हैव नेवर ज्वाइन एनी कोचिंग, बट जब भी वेन एवर आई यूज टू गो करोल बाग, दिल्ली में 2-3 महीने रहा हूँ, तो जब भी आई हैव गॉन करोल बाग, तो मैं सबसे पहले कोशिश करता था कि यहाँ से कैसे भागूँ। क्योंकि जब भी मैं पॉलिटी के लिए देखना चाहूँ तो लक्ष्मीकांत की कोई बात नहीं करेगा, और XYZ कोचिंग के इन सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, उस कोचिंग का अच्छा है, और फलाना ढिमका, ये चीज़ें। तो ये ट्रैप तो यहाँ से आता है, दिल्ली से। अगर आप दिल्ली में नहीं हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा पॉलिटी पढ़ने का, लक्ष्मीकांत। रेलेवेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़, कोचिंग में आपको दिल्ली में आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है, और कोचिंग भी आपको कई बार फ्री टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराती हैं। अब इन फ्री टेस्ट सीरीज़ की रेलेवेंस क्या है? जैसे कुछ ऐसे ऑनलाइन चैनल्स होते हैं जो आपको 8 से 10 क्वेश्चन पर डे लिखने को कहते हैं। क्या ये रियलिस्टिक है? बिलीव मी, अगर आप इतना कर सकते हो कि 8 क्वेश्चन पर डे कर लो, फिर उनका बैक ट्रैक करके एक परफेक्ट आंसर बना लो, और आप ये काम 1 साल कर पाओ, तो यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, आप सेलेक्ट होने ही वाले हो। बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। क्यों? आप जब 8 क्वेश्चन लिखोगे तो 8 क्वेश्चन के लिए अगर आप 7 मिनट और 8.75 मिनट आप देते हो, तो आपका लगभग 1.5 घंटा तो इसी में चला जाता है लिखने में। फिर आप 1.5 घंटा थकोगे तो आधे घंटा बैठोगे, फिर आप उसके बाद उनका आंसर बैक ट्रैक करोगे, उसको कंपेयर करोगे, तो आपका 4-5-6 घंटे तो इसमें निकल जाते हैं आराम से। करके देख लो, जब भी आप 8 क्वेश्चन लिखो और उनका परफेक्ट आंसर बनाने बैठो, आपके 4 से 5 से 6 घंटे चले जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर रैंक 4, शी टोल्ड आई हैव रेगुलरली फॉलोड सम कोचिंग के 8 क्वेश्चंस पर डे। तो अगर आप वो कर पाओ तो कर लो, कर सकते हो। बट उनका ऑप्शनल पहले से तैयार था, मेडिकल साइंस था। देन एक चीज़ और होती है कि कोचिंग का ये मतलब है कि आपने फ़ी पे कर दी और क्लासेस ज्वाइन कर लो। नहीं यार, आपके ट्रैवल कॉस्ट, या फिर कई बार आपको लाइन में लगना पड़ता है, सीट नहीं मिलती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। फिर आई विल टेल कि अपने पैसे मत वेस्ट करो, प्लस प्रीसियस टाइम मत वेस्ट करो। कोचिंग और द हिंदू, दीज टू आर द रीज़न ऑफ मोस्ट फेलियर्स। और कोचिंग आपको करनी ही है तो मैं आपको पूरी गाइडेंस सीरीज़ में बताऊँगा। दोज आर मोर और लेस लाइक अ कोचिंग। तो जैसे मृणाल के लिए इकोनॉमी के लिए मृणाल, ज्योग्राफी के लिए मृणाल, और 2-3-4 मोर सोर्सेज। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? फाइनली कोचिंग रिक्वायर होती है कि कोचिंग इज़ रिक्वायर्ड, और गाइडेंस, आई विल टेल की गाइडेंस इज़ रिक्वायर्ड। दिस इज़ अ एग्जाम ऑफ गाइडेंस, ये एग्ज़ाम तो गाइडेंस का है। तो कितने लोग गाइड करते हैं प्रॉपरली, आप ढूंढ लो। वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन, ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है। कौन बताता है? कोई भी नहीं बताता। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, कौन बताता है? ठीक, टॉपर्स को कई बार खुद ही नहीं पता होता कि क्या हम टॉपर क्यों बन गए, तो वो आपको कैसे बताएंगे? आप टॉपर्स की स्ट्रेटजी कैसे फॉलो कर सकते हो जिसे खुद नहीं पता कि भाई मुझे नहीं पता था बट मेरे इतने मार्क्स आ गए, आई डोंट नो हाउ। तो लक फैक्टर, किसी दूसरे के लक फैक्टर के भरोसे आप अपना लक तो नहीं आजमा सकते। सक्सेस, कई बार आपको जो मिसगाइडेड फैक्ट्स होते हैं, जैसे समटाइम्स टॉपर विल टेल कि GS4 के लिए कुछ नहीं पढ़ना होता है, ऐसे के लिए कुछ नहीं पढ़ना होता है। यार 500 + 500
250 + 250 500 मार्क्स आपके जुड़े हुए हैं। तो आप इन चीज़ों को जैसे इग्नोर कर देते हो, आपके GS4 में एकदम से मार्क्स घट के 70 हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इजी एग्ज़ाम इक्वल टू टफ कंपटीशन। जितना इजी एग्ज़ाम होता है उतना टफ कंपटीशन होता है। इवन जो डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, उनकी भी कुछ रैंक आ जाती है। इसका बड़ा एग्जाम्पल है UPSC 2015-16 वर्सेस 2017। 15-16 के एग्ज़ाम बहुत टफ थे, करंट अफेयर से ट्रिगर्ड थे, तो जो लोग भी करंट अफेयर्स रट के चले गए उनका हो गया काम। बट UPSC 2017 पेपर टफ आ गया। क्यों टफ आया? पेपर टफ नहीं था, मार्केट वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। मार्केट मीन्स UPSC के लड़के या लड़कियाँ। तो आपने मोस्ट बेसिक चीज़ें छोड़ दी, जो मैंने अभी आपको बताया था, UPSC इज़ नेवर अनफंडामेंटल। तो वो चीज़ें, तो यहाँ तक खैर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कहनी थी वो तो हो गई। अब छोटी छोटी और बातें कर लेते, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान अंकल वाली। तो सबसे पहली चीज़, आपको स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। पहली चीज़ यार, UPSC इज़ नॉट अ तमराज किलविस। जिसने शक्तिमान देखा हो उसे पता होगा। तो आपको सुपर पावर होने की ज़रूरत भी नहीं है, शक्तिमान नहीं बनना है। आपको एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस रखना है, केयरलेस मत हो जाना। थोड़ा सा आपको अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो गई तो भी आप नहीं पढ़ पाओगे, और स्ट्रेस बहुत कम ली तो आप पढ़ोगे ही नहीं, लापरवाह हो जाओगे। तो UPSC इज़ एन आर्ट ऑफ मैनेजमेंट मोर देन एन एग्ज़ाम, स्पेशली UPSC मेंस। और मेंस ही आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। और स्ट्रेस जब आपको हो तो आप, ज़रूरी है कि अपने किसी फ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, किसी ना किसी से आप शेयर करो। और ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड हो तो आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, आपके रूममेट भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेस तो ऐसे मैनेज होती है। टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताता हूँ, लोड हो जाओ। टाइम मैनेजमेंट, ये है राजन भाई। तो ऐसे टाइम मैनेज होता है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्रिंटेबल कैलेंडर। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर आप स्लोली पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो इनकी, अगर आप जुलाई 2015 में पढ़ाई देखोगे तो एवरेज आपका 4 आवर 2.38 आवर्स। और इतने इन जो ये कैलेंडर पे डब्बे बने हुए हैं, 1 लाइन इक्वल टू 1 आवर, हाफ लाइन इक्वल टू हाफ आवर, लाइक दिस। तो आप इधर देखोगे सितंबर तक टाइम वेस्ट होता रहा, अगस्त में कुछ ठीक ठाक पड़ा था, अक्टूबर में भी ऐसे ही चल रहा है काम, नवंबर एंड लास्ट 2-3 डेज से पढ़ाई स्टार्ट हुई, नवंबर 3 डेज, जनवरी एंड दिसंबर, दिसंबर एंड जनवरी एंड फरवरी सम डेज। तो इतने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद साहब एमटेक करते रहे, टाइम वेस्ट कर लिया। इट इज़ नॉट मी, मेरी एमटेक नहीं है। तो फिर बात करते हैं मार्च में, ऐसे ही चलता रहा। तो इस तरह से आप, क्या होगा, इन्होंने फिर अप्रैल पूरा वेस्ट कर दिया। सडनली इनको याद आया कि 84 डेज अब मेरे एग्ज़ाम के बचे, तो इन्होंने 84 लिखना शुरू किया। धीरे 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 मोटो लाते हुए जून में आ गए। जून आप देख सकते हो इनका हाईली कंडेंस्ड एंड कंसनट्रेटेड। जुलाई के व्हेन आई हैड सीन हिम, तो बड़े बड़े ग्राफ्स थे, 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स। तो आपका ये चीज़ क्या है कि जैसे ही आपको पता चल जाता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अप्रैल में इनको आइडिया लग गया कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मार्च मई में पढ़ने बैठ गए। तो टाइम मैनेज करने का बेस्ट तरीका होता है प्रिंटेबल कैलेंडर। अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, और आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, अपनी 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 ट्रिक्स होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जब आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट है जो आपको करने हैं। कुछ चीज़ें जो आपके पास होती हैं, मैं मान के चलता हूँ आपका लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्टफोन होगा ही होगा, तभी आप ये लेक्चर सुन पा रहे हो। फिर गुड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है व्हेन यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। तो जियो के आने के बाद से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट होता है लेस देन 1000 रुपीज़। तो ये सब चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ लो। पेन में, प्रीलिम्स में बॉल पॉइंट पेन ब्लैक होता है, मेंस में ब्लैक या ब्लू जो यूज़ करना है। पेंसिल भी आपको यूज़ करनी है। ये देखने में ऐसे दिखते हैं सारी चीज़ें। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो प्लान एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है नोटिफिकेशन से, जो आपका प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले आता है। फिर प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू। 2018 का प्रीलिम्स है आपका 3 जून, मेंस है 1 अगस्त, इंटरव्यू आई थिंक जनवरी मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा। रिज़ल्ट आपका आएगा, आपका नेक्स्ट प्री आने ही वाला होगा। 2016 में प्रीलिम्स 7 अगस्त को, 2015 का प्रीलिम्स आई थिंक 23 अगस्त को हुआ था, 2016 का 7 अगस्त, 2017 का 18 जून, और 2018 का प्रीलिम्स आपका 3 जून को होगा। तो टाइम तो आपका कम होता जा रहा है। तो इसलिए प्लान ऑफ UPSC आपको जानना ज़रूरी है कि आपके पास सिर्फ 3 जून तक का टाइम है, वो भी 2 जून तक का, और मेंस आपका 1 अगस्त को ही है। तो आपको टाइम तो, आपके पास स्पेयर टाइम तो नहीं है अभी। फिर हम कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो अभी हमने बात करके छोड़ दी थी। आपका जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पेपर 2 एप्टीट्यूड, मैंने क्यों पहले लिखा आपको बता दिया एप्टी की इंपॉर्टेंस। तो एप्टी में 33% आपको लाने होते हैं, 80 क्वेश्चंस, 2.5 मार्क्स।
1/3 नेगेटिव होता है। तो 27 आपको नेट पॉजिटिव करने होते हैं। नेट पॉजिटिव मीन्स आपने जितने सही किए उतने गलत किए और आप उनका डिफरेंस निकाल लो तो आपके जितने मार्क्स आते हैं, दैट इज़ नोन एज नेट पॉजिटिव। तो आपका 27 क्वेश्चन नेट पॉजिटिव होने चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट पेपर 1। तो पेपर 1 इज़ द रॉयल बैटल। प्रीलिम्स के लिए तो रॉयल बैटल पेपर 1 है। अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते और रियल कंपटीशन इसी में होता है। पेपर 1 की जो कट ऑफ है, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, दो मार्क्स के। दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले में 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के। 1/3 नेगेटिव यहाँ भी। कट ऑफ लास्ट ईयर 116 चली गई थी, 58%, बट इस साल फिर से 52% चली जाएगी। सो हाउ कट ऑफ इज डिसाइडेड। कभी आपने सोचा है कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है? आप कभी भी पेपर लेके बैठना, जब आप ठीक ठाक तैयारी कर लोगे तब आप पेपर लेके बैठना, आपको पता चलेगा इजी क्वेश्चंस। अगर आपके 50 क्वेश्चन इजी हैं फॉर एग्जांपल, उसमें से आपके पास स्कोप है 4-5 या 3 सिली मिस्टेक करने का, तो आप उतनी कर दो, तो आपके बचे 47, प्लस आप 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे करो जो कम लोग कर पा रहे, जो इजी नहीं है, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके 50 क्वेश्चन इजी हैं तो आप 4-5 सिली मिस्टेक्स करके आप 5-6 4-5 आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और करके आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। इतनी ही कट ऑफ होती है। 2016 लास्ट ईयर प्रीलिम्स में अप्रॉक्स 60 इजी क्वेश्चंस थे जो आपको देखते ही हो जाते। उसमें से आप सिली मिस्टेक का स्कोप निकाल दो 5 और आप प्लस 2-3 कर दो तो वही 58 के आसपास होता है। इस साल लगभग 55 इजी क्वेश्चंस थे। कितना भी टफ क्वेश्चन पेपर हो बट 55 इजी क्वेश्चन सब भी थे। तो अगर आपने वो 55 कर दिए, उसमें से आपने 3-4-5 गलत भी कर दिए, सपोज 5 सिली मिस्टेक कर दी, 50 हुआ, प्लस आप 2-3 और क्वेश्चंस सही कर दो तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 107, 108, 106, आपका प्री निकल जाएगा। तो कट ऑफ लगभग ऐसे डिसाइड होती है। बाकी कट ऑफ में कुछ और फैक्टर्स भी काम करते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, और जैसे प्रीलिम्स के बाद आपका इंटरव्यू के बाद प्रीलिम्स में कितना टाइम है, तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। 2016 में 116 कट ऑफ थी, 2015 में 107 चली गई थी तो हाहाकार मच गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कट ऑफ। 2017 में ये अगेन इट विल बी डिक्रीजिंग टू 105 to 107। तो कट ऑफ इस तरह से वेरी करती है। तो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है पेपर 1, नो नीड टू बी अ टॉपर। CSE 2017 में 1000 से कम वैकेंसी हैं तो अप्रॉक्स 14,500 इतने सिलेक्शंस मेंस के लिए होने वाले हैं। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो मेंस की तो मैं एक चीज़ कहूँगा, मेंस इज़ एन आर्ट मोर देन एन एग्जामिनेशन। मेंस एग्ज़ाम नहीं है, इट इज़ एन आर्ट। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज और इंग्लिश पेपर होते हैं, आपको क्वालिफाई करने ही होते हैं, बता चुका हूँ मैं। ऐसे आपका 250 मार्क्स का होता है, टॉपर्स के 140 +-10 होते हैं। इस साल ऐसे में लोगों के मार्क्स घटे हैं, रीज़न वही ड्राइव ऑफ द मार्केट इज टॉपर स्टॉक। तो उस चक्कर में ऐसे के ओवरऑल स्कोरिंग घट गई। GS 1 2 3 4, GS 4 में भी लोगों के ओवरऑल मार्क्स लगभग सिमिलर रेंज में हैं लेकिन कम है, तो उसका रीज़न यही है। GS 3 में लोगों के मार्क्स थोड़ा कम हैं, वाई, क्योंकि पेपर मैक्सिमम करंट अफेयर से था या पूरी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज से था, तो सब लोग वो रट के चले गए, तो एग्जामिनर को कुछ नया नहीं दिखा तो मार्क्स कम हुए। तो जब एग्जामिनर को कुछ नया कुछ स्पेशल नहीं दिखेगा तब तक आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। GS 2 में मार्क्स बहुत कम थे क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं। GS 1 में एवरेज मार्क्स थे, उतना ही आया करते हैं हर बार, क्योंकि लोग हिस्ट्री पढ़ते ही रहते हैं। GS 1 ज़्यादातर स्टैटिक पेपर होता है, लोग उसे पढ़ते ही हैं। तो GS 1 2 3 4 में ऑन एन एवरेज टॉपर्स के मार्क्स 400 ±30 होते हैं। इस साल ओवरऑल राइज हुआ मार्क्स, आई थिंक टॉपर के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं मोर देन 470। तो इन जनरल आपके अगर इतने हैं 400 ±30 तो आपका एवरेज एग्जाम इस साल तो आपकी कट ऑफ बहुत ऊपर भाग गई थी। कट ऑफ ऊपर भागने का रीज़न था करंट अफेयर्स और इजी एग्जाम। ऑप्शनल में टॉपर्स के 280 ±40 इतने ही मार्क्स हुआ करते हैं। तो इतनी वैकेंसी आपकी 2017 के लिए थी। तो 1000 में से आपके 2700 2800 आपके मेंस के लिए, जो ऐसे बंदे जो मेंस दे रहे थे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, उसकी कॉल डिपेंड करती है मेंस एग्जामिनेशन पर। टोटली सब कुछ आपका डिपेंड करता है मेंस पर। तो इंटरव्यू में लोगों के मार्क्स आते हैं 170 ±30, एवरेज मार्किंग होती है 170। फाइनल मार्क्स जो टॉपर्स के होते हैं वो इस रेंज में होते हैं, ±2% होते हैं हर साल, लगभग ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है।
2016 लास्ट ईयर के लिए इतने फाइनल सिलेक्शन थे, प्लस ऑन एन एवरेज 220 वेटिंग लिस्ट में भी थे। तो वेटिंग लिस्ट आई डोंट नो व्हेन इट विल बी क्लियर्ड। तो इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले छोटी सी बात और कर लेते हैं। यूपीएससी इज़ अनकन्वेंशनल, बी अनकन्वेंशनल, आप भी अनकन्वेंशनल बनो, बट अनकन्वेंशनल बनने के चक्कर में फंडामेंटल होना मत भूल जाओ। यूपीएससी इज़ स्मार्टर, स्मार्ट, बी स्मार्टर, स्मार्ट बनो, यूपीएससी से ज़्यादा स्मार्ट बनो, बट ओवर स्मार्ट मत बन जाओ कि आपने करंट अफेयर्स के चक्कर में स्टैटिक पढ़ना छोड़ दिया, पूरे मार्केट में लोगों के GS2 में मार्क्स कम हो गए। लक कैन नेवर लेट यू डाउन इफ़ यू वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन। जब भी लक की बात आती है ना, अपना लक खुद लिखो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। हाउ आई कैन हेल्प यू, वी आर हैविंग kpupsc.co, इट इज़ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। तो सारे लेक्चर्स का कंटेंट यहाँ अपलोड होता है। ये डाउनलोड्स पेज पे जब आप जाओगे तो वहाँ सारे PDF फ्री अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आपको अगेन वो चीज़ें डिसाइड करनी है जो प्लस माइनस मैंने सारी कोचिंग के बताए, तो वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर भी अप्लाई होती हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ बेटर फॉर यू और व्हाट इज़ नॉट बेटर फॉर यू। लास्ट ईयर हम लोगों ने कुछ प्रॉमिस किए थे 50-50 सीरीज़, 20-20 सीरीज़, तो उसकी थोड़ी सी बात करें। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो मैंने कुछ एक हिस्ट्री के लिए 2-3 चीज़ें डाली हुई हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्टली आए हुए हैं। टोटल जब व्हेन आई हैव कैलकुलेटेड अप्रॉक्स 28 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम 50-50 सीरीज़ एंड 11 और 12 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम 20-20 सीरीज़। कुछ डायरेक्टली थे, कुछ इनडायरेक्टली थे। आई थिंक इतने क्वेश्चंस डायरेक्टली थे, इनडायरेक्टली जब आप बात करोगे तो इससे ज़्यादा हो गए। जैसे मैंने आपको एक जगह लिख के दिया हुआ है कि आपको अगर इफ़ यू आर नॉट गोइंग कि साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया का आप मैप याद करके नहीं जाओगे तो ये आपने पाप कर दिया। 50-50 सीरीज़ में किसी एक महीने के करंट अफेयर्स में लिखा हुआ है, दोनों से क्वेश्चन आया है। इंडिया का मैप बना के दिया है तो दैट इज़ लाइक इनडायरेक्ट क्वेश्चन, बट कुछ चीज़ें आपको अपनी मेहनत से करनी होती हैं, प्लस आपको डिसाइड करना होता है व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट बेटर फॉर यू। इफ़ यू वांट यू कैन सी दैट 20-20 का कंटेंट और 50-50 का कंटेंट। आई विल टेल कि 20-20 का कंटेंट आप फॉलो कर सकते हो फिलहाल। लेक्चर्स रिलीज़ होते हैं तो youtube.com/kpupsc है, और फेसबुक पे जो भी अपडेट्स होते हैं इस वेबसाइट पे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे रेगुलरली करंट अफेयर्स और सारे सब्जेक्ट्स, हाउ टू कवर दैम। अगर आपको जल्दी कवर करने हैं तो इसलिए मत बैठे रहो कि जब वो लेक्चर्स आएंगे तब मैं स्टार्ट करूँगा। नो, यू शुड स्टार्ट दिस टाइम ओनली। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करो और यू हैव द ऑप्टिमम टाइम टू स्टार्ट। ऑप्टिमम टाइम है आपके पास, और ऑप्टिमम इस टाइम पे आपके पास गाइडेंस भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ देयर। सो यू शुड स्टार्ट। जब आप लेके बैठे हो तो आप कंप्लीट करो। सो ऑल द बेस्ट।